आपने एक बात की, मैं तो शौक में चला गया कि लेबर लॉ पाकिस्तान में ये है कि अनफेयर डिसमिसल का आप केस करें, किसी कंपनी ने आपको गलत हटाया है और आपको कहीं और नौकरी मिल जाए तो वो कोर्ट डिसमिस हो जाते हैं कि अब इसका क्या फ़ायदा, आपकी कहीं और नौकरी है। यस, मालिकान ने क्या किया हुआ है, जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है उन्होंने खुद यूनियनें बना के रखी हुई हैं, कागज़ में दिखा देते यूनियन है, वर्कर्स को पता ही नहीं है। हर वर्कर को सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर करना मस्ट है, आप सबको पेंशन के इदारों से रजिस्टर्ड करना मस्ट है, आप नहीं करते। बोनस देना मस्ट है। मुझे आप बताओ, गवर्नमेंट का जो प्राइमरी स्कूल है वो ज़्यादा बेहतर था, ये गली गली में जो घरों के अंदर स्कूल खुले हुए हैं। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट से एक वेलफेयर स्टेट की तरफ जाने की बात करे और यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स करे। स्माइल इंडस्ट्रीज मिनिमम वेज नहीं देती मिनिमम वेज। जो 15-15 20-20 साल काम करता है, एक दिन फाइन, एक दिन जाता है बाहर गेट पे खड़ा हो, चौकीदार कहता है तुम्हारा गेट स्टॉप है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। लोग बोलते हैं सबका, तो आपने पॉडकास्ट कर लिया है कि उसको छोड़ा है। नासिर मंसूर साहब हमसे रह गए थे। लेबर में एक बहुत बड़ा नाम, जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के। लेबर पार्टी पाकिस्तान हो, अवामी वर्कर्स पार्टी पाकिस्तान हो, उसके लेबर सेक्रेटरी रह चुके हैं। पहले इंजीनियरिंग पढ़ी, फिर एमफिल पढ़ी। बल्दिया फैक्ट्री वाला केस हो, सिंध में एग्रीकल्चर यूनियंस का कलेक्टिव बनाना हो, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में यूनियंस बनाना हो, लेबर हो, ट्रेड यूनियंस हो, हर चीज़ में नासिर साहब का बहुत सालों का बहुत ज़्यादा काम है। तो हमारे लिए एजाज़ की बात है। लाल सलाम कॉमरेड, कैसे हैं आप? थैंक यू कॉमरेड, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, हमने तो आपको आज बुलाया था डिस्कस करने के लिए लेबर, लेकिन 2 दिन पहले ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है, आपने बलोच यकजहती पे भी बात की है, बलोच राइट्स की भी बात की है। तो आप इस वाक़े को किस ज़ुमरे में देखते हैं? ज़ाहिर बात है, जो टेररिज्म हुआ है उसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना करना काफ़ी नहीं है, चीज़ को समझना भी पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि इस इशू को होलिस्टिकली देखने की ज़रूरत है। इसकी 2 अप्रोचेज़ हैं। एक है कि इसका पॉलिटिकल इसको समझते हैं इशू को, और दूसरे लोग हैं वो ये समझते हैं एक इंतज़ामी मसला है और गैर मुल्की मुदाखलत है। और ये बहुत आसान है कि आप रिफ्यूज ले लें इस बात के पीछे कि गैर मुल्की क़ुव्वतें आके काम करती हैं। मसला ये है कि जो भी सूरत हाल है वो इंटरनल है। इंटरनल इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हल हो सकती है। और इंटरनल ये है कि इसका पॉलिटिकल इशू है। आपने ये कर दिया है कि माउंटेन और ग्रेजन के दरमियान कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। या तो आप जो है ग्रेजन के साथ चले जाएं या फिर पहाड़ों पे चले जाएं। बीच में बहुत बड़ा एरिया था और ये बलूचिस्तान की पूरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उन्होंने एक वक्त में पूरे पाकिस्तान को लीड किया है। उस वक्त में पाकिस्तान को लीड किया जब पाकिस्तान यूनाइटेड था। और पाकिस्तान जब बांग्लादेश की लिबरेशन हो गई उसके बाद भी नेशनल अवामी पार्टी की शक्ल में, नेशनल पार्टी की शक्ल में ये सारे लोग हैं। अख्तर मेंगल साहब के वालिद थे, बजिंजो साहब थे, ये सारे लोग हैं जिनको आप कहीं से भी ये नहीं समझ सकते कि ये वफाक परस्त नहीं थे। जिस वक्त वे वफाक की बात करते थे उस वक्त भी इनको आप गद्दार कहते थे। आज जो ये कि चीज़ें बहुत आगे निकल गई। जिस वक्त वो कहते थे एक बखिया उधड़ा है इसको सी लें, तो आज ये है कि आपको पूरी कमीज़ जो है वो सीनी पड़ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकल तरीके से ही रिज़ॉल्व करना चाहिए। तशद्दुद जो है ये मसले का हल नहीं है। और जो ट्रेन का हादसा हुआ वो भी एक बहुत अफसोसनाक है। मतलब हम जैसे लोग जो हैं, जो पूरी बलोचों के कौमी तहरीक की और उनकी जद्दोजहद की, उनके मसाइल की हिमायत करते हैं, उनको डिफेंसिव पे ला के खड़ा कर दिया है। तो महारंग जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिकली और एक मास मूवमेंट के लिए कर रही थी और पूरे पाकिस्तान में उसके लिए एक बहुत बड़ी उसके लिए अपेबल थी और हमारे लिए वो एक इंस्पायरेशन थी। मैं खुद जो है यहाँ जब गद्दारी का मुकदमा हुआ है ना, मुझ पे भी गद्दारी का मुकदमा हुआ और वो हमने 8-9 महीने भुगता। तो हमारा जो ये मूवमेंट से भी हमारा ये है कि आप जो है बहुत सारे लोगों को जोड़ के साथ चलें। और ये कि जमहूरी जद्दोजहद, मेरा सिंध से ताल्लुक़ है। हमने हमेशा जो है सिंध में 100 साल की तारीख़ हमारी ये है कि यहाँ के लोगों ने मास मूवमेंट्स किए हैं और उसके नतीजे में फ़तह याब हुए हैं। हमने जैसे बम्बई के ख़िलाफ़ लड़ाई हुई तो सिंध को दोबारा एज ए सिंध को उसके लेके आए, 1 यूनिट के ख़िलाफ़ लड़े, कराची का जो उसको अलग किया उस पे हम लड़े। इस तरह की और बहुत सारी तहरीक, कालाबाग डैम की तहरीक थी, अभी कैनाल की तहरीक है। देखिए, पॉलिटिकल लड़ाई को पॉलिटिक तरीके से लड़ा जाए तो हम ये समझते हैं कि सियासी तौर पे चीज़ों को उठाने से मसला हल होगा। लेकिन ये साथ इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रियासती इदारे या रियासत जो कुछ कर रही है उसको कंडोन किया जाए। मेरा हमेशा से कहना ये है कि ये इख्तियार जो है
ये जालिम के हाथ में होता है कि वो मजलूम के लिए ये रास्ता तय करे कि उसने किस तरफ जाना है। ये मजलूम के हाथ में नहीं है। जो जद्दोजहद करने वाले लोग होते हैं, जो हकूक़ के लिए लड़ते हैं, वो हमेशा पुरअमन होते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये कि उनके लिए ऐसा रास्ता कर दिया जाता है कि उनके लिए फिर दूसरे रास्ते बंद हो गए। मुझे आप देखिए, सरफराज भुगटी जो है, इस मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये कि एक आदमी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता। आपने पूरी असेंबली के अंदर उनको डंप कर दिया हुआ। आपने नेशनल पार्टी को ख़त्म कर दिया, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को ख़त्म कर दिया। आपने तमाम ऐसी पार्टियों को ख़त्म कर दिया जो बात करते थे और लोग उनकी बात को सुनते थे। तो आप अगर स्पेस नहीं देंगे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, डेमोक्रेटिक जो एक तरीक़ाकार है उसको नहीं करेंगे, तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी। एक वक्त ऐसा आएगा आपके हाथ में नहीं रहेगा। हम पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। आपको याद है कि हम जब इन्होंने ये जैसे मुजाहिदीन थे, मजहबी तंजीमों को इन्होंने पालना शुरू किया, तो हम पे ऑनेस्टली बताऊं, हम यंग होते थे, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हम पे इल्ज़ाम होता था हम KGB के लिए काम करते हैं। हमें नाम भी नहीं पता था, हम रॉ के लिए काम करते, हम उसके नाम का भी नहीं पता था। हम कहते थे ये मजहबी अफरीत को जो आप फैला रहे हो ये तबाह कर देगा। आज जो है गैरिजन के अंदर बैठ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद ये कहते हैं ख्वारिज हैं, और ये सबसे बड़ा ख़तरा है हमारे लिए। तो ये 50 साल का जो स्पेन है, उसके अंदर हज़ारों लाखों लोग मरे, अफ़गानिस्तान को तबाह कर दिया। लोग उनके तकरीबन 50% लोग इधर उधर हो गए। तो आज उसका कौन ज़िम्मेदार है? उसकी ज़िम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान और ये जो आपने अब किया है, ये इससे बहुत तेज़ी से निकलना चाहिए। ये एक बड़ी आपको ऑल पार्टीज़ करनी चाहिए, और जो लोग हैं जिनको आपने गिरफ़्तार किया हुआ, आप रिहा करें। छोटे मोटे मुकदमात हैं उनको बाहर करें। जो आपके पास आप समझते हैं कि उनके ऊपर कोई है, आपको एलिगेशंस हैं, उनको कोर्ट्स के अंदर पेश करें, उनकी लिस्टें दें, उनकी फैमिलियों से मिलाएं। एक अब मेजर्स को कहीं से उसका आगाज़ करें। मैं समझता हूँ अभी भी ये वक्त है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सर, ये बड़ा अंग्रेज़ी का फेमस मुहावरा है कि जब आप पीसफुल रेजिस्टेंस को इम्पॉसिबल बना देते हैं, आप वायलेंट रेजिस्टेंस को इनएविटेबल कर देते हैं। कोई भी आपकी तहरीक और जद्दोजहद को अलहदगी पसंद नहीं बोल सकता, जो आपकी डेकेड्स बड़ी तारीख़ है, पर सिर्फ महारंग के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए आप पे गद्दारी का मुकदमा लगा दिया। तो अगर इतना एक इनसिक्योर स्टेट है कि आप जैसे इंसान पर गद्दारी का मुकदमा लगाएगा जस्ट फॉर एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी विद महारंग बलोच, तो आप एक अंदाज़ा लगा लेना कि एक बलोच के साथ ये लोग करते क्या होंगे। मैं तो देखिए, मैं शिप ब्रेकिंग में मैंने काम किया है, वहाँ जाते रहे हैं, मैं बलूचिस्तान जाता रहता हूँ। शुरू आपने ही किया ना शिप ब्रेकिंग का, जो पूरा यूनियन सारा। लेकिन आम बलोच के साथ रवैया बहुत, मतलब ये मैं कहना नहीं चाहता, मैं उस बात को और ज़्यादा जो है मैं वो नहीं फैलाना चाहता, लेकिन बहुत बुरा है। तो इसको मेरा ख्याल है चेंज करना चाहिए। वो इंग्लिश में कहते हैं व्हेन इनजस्टिस बिकम लॉ, रेजिस्टेंस बिकम अ ड्यूटी। तो वो ड्यूटी है। रेजिस्टेंस से मुराद फिर ये है कि आप फिर तय करती है, जो ताकतवर कुव्वतें होती हैं वो तय करवाती हैं। ताकतवर का तशद्दुद और जो रिएक्शन में तशद्दुद है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, और ये ख़त्म किया जा सकता है। मेरे आपकी नज़र में जो BLA कर रही है वो भी ज़रा जनरल आवाम को दूर कर रही है, क्योंकि आप, मैं, पूरे मुल्क में जो लोग हैं हमारी हमदर्दी हैं बलोच कॉज के साथ। लेकिन जब आप ये टेररिज्म देखते हैं, आम इनोसेंट लोगों को मारते हुए देखते हैं, आप हार्ट्स एंड माइंड्स, जिसको रफ़ीउल्लाह काकर साहब पाकिस्तान प्रॉपर बोलते हैं, लूज़ कर रही है BLA। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, आप मज़दूर को मारते हैं, जी बिल्कुल ठीक है, और उसका इस पूरे कन्फ्लिक्ट में कोई ताल्लुक़ नहीं है। मज़दूर जो कोई भी ज़ुबान बोलने वाला हो, आप उसको मारेंगे तो आपके साथ हमदर्दी नहीं बढ़ेगी आपके कॉज से। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके इस एक्ट के कोई आदमी उस पर इख्तलाफ करता है तो वो बलोचों पे होने वाले जुल्म को कंडोन करता है या उसकी हिमायत करता है। वो बिल्कुल एक सेपरेट इशू है। बलोचों के साथ जो हो रहा है, उनके वसाइल और साइल के ऊपर जो उनकी राय नहीं ली जा रही, उस पर एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी सपोर्ट के अंदर हम खड़े हैं। लेकिन ये कि आम लोगों को जो कन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है उनको तशद्दुद करना और मुसलसल तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना, इसकी जो हम जैसे लोग जो हैं जो सपोर्ट में खड़े हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, ये जो एक लसानी पहलू है इस कॉन्फ्लिक्ट का, वो मेरे ख़्याल में अक्सर बड़ी सिंपलिस्टिक टर्म्स में डिस्कस किया जा रहा होता है। अगर हम रियासत का ढांचा देखें तो ये तो अनडिनाइबल है कि पंजाब की एक हेजेमनी है, पर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आम पंजाबी पे या कोई पंजाबी लेबरर पर जुल्म किया जाए। आपके वालिदैन मेरे ख्याल से पंजाब से हैं, आप सिंध में पैदा हुए, कराची में उर्दू स्पीकिंग कम्यूनिटी के लेबर पर आपने बहुत ज़्यादा काम किया, तो लसानी बुनियाद पर आपने काम नहीं किया। आप इस डिस्कशन को कैसे देखते हैं कि रियासत की एक डोमिनेशन
है जो रियासत पंजाबी डोमिनेटेड है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आम पंजाबी के खिलाफ नफ़रत हो। मेरे फादर जो है हैदराबाद दक्कन से, मेरी मदर पंजाबी है, और हम 2 नस्लों से, बल्कि तीसरी नस्ल है हमारी सिंध में। तो मैं तो सिंधी हूँ, मतलब मेरे बच्चे, हम सब बहुत ट्रूली जो है ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं। आप ये गाना गाते हैं कि सदा रहूं सावण में, सदा रहूं सिंध में, सदा रहूं सांगड़ में। मतलब ये कि हमारे खून में है, हमारे अंदर है। मेरे दादा की कब्र भी है, ठीक है। तो हम तो प्री पार्टीशन आए थे, तो हम इस ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो नस्ल परस्ती का इशू, मैं आपको बात बताऊं, ये भी रियासत ने पैदा किया है। मतलब जो लोग यहाँ पे सिंध में एक लड़ाई थी कि यहाँ पे 73 का आइन बहाल किया जाए, ठीक, इस मुल्क के 1 यूनिट ख़त्म किया जाए, तो उन्होंने उसका अल्टरनेट निकाला, हमारी एक कम्युनिटी को खड़ा कर दिया। आप कह रहे हैं एमक्यूएम हमारे MQM है, एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई। एग्जैक्टली आपके सामने ही है ना, कि आप मुझे बताइए, उनके हुक्म के बगैर पता नहीं हिल सकता था। आज जब रियासत ने उससे हाथ विड्रॉ किया तो आप कहाँ हैं? आपने जो शहरी कम्युनिटी है उनके मसले हल नहीं किए, वो अपनी जगह पे। फिर वही बात है कि जो शहरी जो आबादी है उसका मसला, उसको रिजॉल्व करना चाहिए, लेकिन उसके रेजोल्यूशन के लिए आपने MQM बनाई, और जो आप एथनिक आपने किया, उसके जो ख़तरनाक 40 साल 50 साल जो 2 नस्लें आपने तबाह की हैं, पूरा कराची का, पूरी उसकी डेमोग्राफी, उसकी क्या आपको कहते हैं, उसकी टोपोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सारी चीज़ें तबाह कर दी। अब गार्बेज का सिटी आपने बना दिया उसको। मसला, आपने पूरे मुल्क के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा किया है। आपने जब पाकिस्तान बनाया तो आपने कहा कि ये 4-5 इकाइयाँ मिल के पाकिस्तान बनाएंगे। फिर आपने कहा कोई इकाई नहीं होती, सब मुसलमान हैं, सब ये हैं, सब कुरान एक, अल्लाह एक, रसूल एक, और ये कि किताब एक, और एक ज़ुबान, और एक, ये करके आपने कब्रिस्तान की खामोशी की कोशिश की। जिन्ना से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है। तो बंगाल की लिबरेशन हुई, आप एक लैंग्वेज है, मतलब उर्दू ने जब जन्म लिया था तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था। आप कह रहे हैं बंगाली ज़बान कुछ नहीं है, और वो आदमी कह रहा है कि जो ये खुद जो जिसको उर्दू नहीं आती थी, जो घर में उर्दू नहीं बोलता था। तो आपने फिर देखा बांग्लादेश की सूरत हाल, लिबरेट हुआ, लिबरेशन हुई, यही सूरत हाल ये है कि आप कहते हो ये वफाक है, आप ट्रूली इसको वफाक नहीं बनाना चाहते, आप लोगों को उनके राइट्स नहीं देना चाहते, आप सूबों को जो यहाँ जो वफाकी इकाइयाँ हैं उनको उनके राइट्स नहीं देना चाहते। नहीं देना चाहेंगे तो ये सवाल फिर पैदा होगा, लोग कहेंगे कि ऐसे वफाक के अंदर हम किस तरह रह सकते हैं जिसमें डेमोक्रेटिकली उनकी बात को सुना नहीं जाता। आप देख लें, ये कैनाल का इशू है, मतलब कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मतलब आप एक आबाद घरों को, जो ज़िंदगी है उसको तबाह करके आप बियाबान को आबाद करना चाहते हैं, और वो भी वहाँ के लोगों के लिए नहीं, चंद ताकतवर लोगों के लिए आपने पहले ज़मीनें ले ली हैं, फिर उसके लिए रास्ता निकाल रहे हैं। 25-30 साल पहले आप कालाबाग डैम बनाना चाहते थे उन्हीं जगह पर, अब वो बात छोड़ के अब ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से ये कर रहे हैं। तो आप ये करेंगे, देखिए ये जो मुल्क है, इस मुल्क, ये 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ लोगों में यहाँ हम खुद ये नहीं चाहते कि यहाँ सीरिया है या जो है लीबिया है, इस जैसी कोई सूरत हाल पैदा हो। ये बहुत ख़तरनाक होगी, बहुत ख़तरनाक होगी। तो इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि जिनके पास ताकत है वो जो होश के ना खुले। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ की एलीट क्लास जो है, दे डोंट केयर अबाउट द पीपल, चाहे वो जो है उसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है या सिविलियन है, दे लीस्ट बॉदर अबाउट द पीपल, लोगों के लिए वो नहीं। तो कब तक, मैं आपको बताऊं, कोई एक दिन ब्लास्ट होगा। इसलिए कहते हैं कि ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम के अंदर अगर ऑर्गेनाइज फोर्सेस नहीं होंगी और डेमोक्रेटिकली चीज़ों को बहुत रेडिकल चेंज के लिए नहीं काम करेंगी, तो फाशिज़म पनपेगी। और फाशिज़म जो है, आपको उसके मुख्तलिफ सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं। वो ज़रूरी नहीं है किसी भी शक्ल में, वो बहुत सारी शक्लों में आ सकती है। तो जिस दिन ये आएगा तो फिर मैं समझता हूँ कोई नहीं बचा पाएगा। जो बलोच कॉन्टेक्स्ट में हम आम बलोच ने BLA टेररिज्म कर रही है, बट एक आम बलोच के जहन में भी थोड़ी वो पंजाबी नफ़रत पैदा हो गई है। तो ये डिस्कशन हम कैसे करें कि जी पंजाब की एक हेजमनी है, पंजाब डोमिनेटेड है, ब्यूरोक्रेसी भी, मिलिट्री भी, सियासत भी। आप सबको पता है पंजाब जीतेंगे तो हमें फेडरेशन मिलेगी, बाकी प्रोविंसेस में फोकस भी नहीं है। ये सब बातें सच हैं, बट
समहाउ वो पंजाबी हेट या आम पंजाबी के लिए हेट ना बन जाए, आपकी नज़र में ये डिस्कशन कैसे करना चाहिए? देखिए पता नहीं मेरे दोस्त जो हैं मुझसे इख्तलाफ करेंगे, जो पंजाब में हमारे साथी हैं। मैं कहता हूँ वहाँ की जो तरक्की पसंद और डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंसिया है, उन लोगों को अपना रोल प्ले करना चाहिए और बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर किसी शर्त लगाए लोगों के जो बाकी सूबों के जो राइट्स हैं उसके ऊपर बात करनी है। वो करते हैं, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन बहुत वोकली बात करने की ज़रूरत है। उनको बहुत तकलीफ़ होगी, वहाँ बहुत स्पेस नहीं है शायद, लेकिन ये कि मैं ये साथी तौर पे समझता हूँ पंजाब में वो स्पेस पैदा हो गया है, लोग सुनते हैं। अब पहले एक वक्त था जब हम थे तो आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते थे, कोई नहीं सुनता था। आप इंडिया से दोस्ती की बात करते थे, कोई नहीं सुनता था। लेकिन आज आप पंजाब के अंदर ये वॉइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं आपको बताऊं कि जो सिंध है, बलूचिस्तान है, पश्तूनख्वा है, उन्होंने हमेशा आसमा जहांगीर को बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखा है। उन्होंने हबीब जालिब को बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखा है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको वो लोग बहुत रिस्पेक्ट से देखते रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला किया जा सकता है। ये जो पंजाब के जो लोग हैं, ख़ुसूसी तौर पे जो तरक्की पसंद फोर्सेस हैं, वो जितनी भी हैं, कमज़ोर हैं, ताकतवर हैं, जितनी भी हैं, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, खामोश नहीं होना चाहिए। जब वो करेंगे तो फिर ये नस्ली बुनियादों पे जो वो कुव्वतें हैं उनको नुकसान होगा, वो कमज़ोर होंगी और ट्रूली डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो इन खित्तों के अंदर काम कर रही हैं हकूक़ के लिए, वो अपने आप को रिफ़ाइन करेंगी और उनको भी तक़वियत मिलेगी। सर, इसमें आपने कहा कि हमारी एलीट जो है वो मेरे ख़्याल से इल्हान नियाज़ साबित है, जिन्होंने इंटेलेक्चुअली भी बोगस हैं, तो ये हैं, बेहिस भी हैं। क्या आपको लगता है यही वजह है कि लसानी बुनियाद पे तहरीक चलाई जाए, उसकी हम एक पॉपुलैरिटी देखते हैं, पॉपुलिस्ट मूवमेंट चलाई जाएँ, वो नवाज़ शरीफ की हो, वो इमरान ख़ान की हो, हम एक मास मूवमेंट देखते हैं। पर मेरे ख़्याल से 70 की दहाई के बाद से क्लास की बिना पर हमें ना मास मूवमेंट नज़र आती है, ना किसी वाक़ये के ऊपर एक प्रोटेस्ट नज़र आती है। अभी हाल ही में जो नेस्ले वर्कर का वाक़या हुआ था, जिसकी हम जी। डिटेल्स आपसे जानेंगे, मेरी नज़र में तो नहीं गुजरी कि लेफ़्ट के छोटे मोटे लेफ़्ट के अलावा कोई एक मूवमेंट हुई हो या सोशल मीडिया पे भी शोर हुआ हो। तो आपको लगता है ये बेहिसी ही है जिसकी वजह से क्लास की बुनियाद पर हमें कोई मास रेजिस्टेंस मूवमेंट या प्रोटेस्ट इस मुल्क में नज़र ही नहीं आती? देखिए इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि पूरी दुनिया में जो है राइट विंग सर्ज है और पॉपुलिज्म हर जगह पे है। आप जर्मनी में देखें अभी जो इलेक्शन हुए हैं, दूसरी बड़ी पार्टी एफडी बन के उभरी। मतलब ये उस जगह से आई है बिल्कुल जहाँ से हिटलर पैदा हुआ था। तो अब आप ये बताइए, मोर देन 20% वोट है उनके, ठीक। राइट विंग एक और गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो भी राइट विंग है। आप इटली में देख लें, आप नॉर्वे में देख लें, आप जो है यहाँ हॉलैंड में आप देख लें, सब जगह सब मेलेडी सारे हैं। अब यूएसए में देख लें, हमारे पड़ोस में इंडिया में आप देख लें, सब जगह पे राइट विंग सर्ज है। और उसी में ये कि जो लेफ़्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है या जो रेडिकल जो लेफ़्ट के लोग हैं या चेंज की बात करते हैं, वो बहुत डिफेंसिव पॉलिटिक्स में, वो जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है वो राइट विंग की तरफ शिफ्ट होंगे, जिसको आप वर्किंग क्लास कहते हैं। तो ये एक क्राइसिस तो है, लेकिन ये मैं समझता हूँ सिस्टम का क्राइसिस है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं समझता हूँ अगले 8-10 साल के अंदर ये चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील होंगी। पाकिस्तान में उससे भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल है, इसलिए कि पाकिस्तान में देखिए मार्शल लॉज रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने जो पार्टियाँ लेफ़्ट की पार्टी थी पाकिस्तान बनने के बाद, मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी के बाद सबसे बड़ी पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान ही थी यहाँ पर। और इस लिहाज से कि उसके हारियों में, ट्रेड यूनियन में, मज़दूरों में, इंटेलिजेंसिया के अंदर बहुत बड़ा उनका काम था, वेल ऑर्गेनाइज थी। तो इन्होंने आते ही जो सीटों और सेंटों में पाकिस्तान शामिल हुआ, फ़ौजी मुआहदों में शामिल हुआ, और सोवियत और चाइना से जो वॉर थी उस वॉर के अंदर हम उसका निशाना बने। हमसे मुराद लेफ़्ट है, उनकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बैन हुई, ट्रेड यूनियन पे पाबंदी लगी, स्टूडेंट पे पाबंदी लगी, पार्टी पे पाबंदी लगी, लीडरशिप गिरफ्तार हुई, जिला वतन हुए। तो जब जब मार्शल लॉ लगे पॉलिटिकल फोर्सेस को उन्होंने ख़ुद तौर पे जो ऑर्गेनाइज फोर्सेस थी जहाँ जहाँ हम काम करते थे उनको तबाह किया। ट्रेड यूनियन है, स्टूडेंट विंग्स हैं जहाँ, वो तबाह हुए। और फिर जो नई आप क्लास आई है पॉलिटिकल जिनको आप कहते हैं, जो इस सारे अमल में, उनका इस सारे अमल से कोई हिस्सा नहीं था, और वो बहुत ये समझ चुके हैं कि स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर जो है एक ख़ास ग्रो के साथ मिले बगैर, इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के बगैर जो है हम चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा वो जब बाहर होते हैं तो बहुत ठीक बात कर रहे होते हैं,
लेकिन जब उनको पता होता है कि पावर पॉलिटिक्स में, वो फिर इनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। तो वो स्पेस जो था, डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जेन्युइन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जहाँ से निकल के आती थी, वो तो ट्रेड यूनियन से निकल आती थी और यूनिवर्सिटीज़ की जो यूनियन से निकल आती थी। उसके लिए तो चाहे मिलिट्री रिजीम हो, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हो, वो उसके ऊपर तो उनका बिल्कुल एक अमन्ना सदकना है कि उन्होंने इसके ऊपर काम नहीं करना। आप ये देखिए, मुशर्रफ पीरियड के अंदर शिपयार्ड के ऊपर जो है मिलिट्री डिफेंस के अंडर में चला गया था, ये डिफेंस प्रोटेक्शन के। आज आप बताइए, 25 साल हो गए, कोर्ट के अंदर केस पड़ा हुआ है, यूनियन नहीं बहाल हो रही, उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, सबकी हुकूमतें आके और चली गईं। तो इस मुल्क के अंदर ये है कि जो इतना सख्ती के साथ वो कर दिया गया है, और दूसरी आइडेंटिटीज़ को इतना उभार दिया गया कि क्लास आइडेंटिटी बहुत पीछे चली गई है। आइडेंटिटी देखिए उस वक्त आती है सोशोलॉजिकली जब वो प्रोटेक्ट कर रही हो आपको। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर रही तो फिर हम जैसे लोग तो बात कर रहे होते हैं सब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली उसकी कोई हैसियत नहीं होती। मतलब ये कि मैं मज़दूरों में काम करता हूँ, मज़दूर अपनी बहुत सारी आइडेंटिटी, जो उनकी अकायद की बुनियाद पे आइडेंटिटी है और उनकी इलाके या ज़ुबान की बुनियाद पे जो आइडेंटिटी है, उसको ज़्यादा वो समझता है कि उसको प्रोटेक्ट करती है। तो वो उसके नतीजे में जब हम क्लास की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई आप ये जो आप अकायद और ये क्लास, ये क्रीड और इसकी बुनियाद से ऊपर होके अपनी बात करें, हाँ जब मसला आता है तो वो एक हो जाते हैं, लेकिन जो ही मसला ख़त्म हो जाता है तो फिर वो दोबारा जो है अपने अपने उन खौल के अंदर चला जाते हैं। लेकिन टाइम लग रहा है इसमें, मैं इससे एग्री करता हूँ कि बहुत कमज़ोर है, फ्लैट है, बिल्कुल ज़मीन से लगी हुई है मूवमेंट। लेकिन ये कि ऐसे हालात ज़रूर पैदा हो रहे हैं। इसमें आपने दुनिया से जो कंपेयर किया, दुनिया में तो शायद ये मूवमेंट्स पिछले 5 साल या ज़्यादा 10 साल कर लें, ट्रंप के उसमें या मोदी के उसमें, यूरोप का इज़ बिट मोर रीसेंट, बट पाकिस्तान में तो ये 50 साल की हम कह सकते हैं। बेनज़ीर की भी जो मूवमेंट थी वो शायद लेफ़्ट नहीं थी, वो ज़्यादा फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की तरफ शुरू चली वहीं गई से थी। हुआ। तो 70 की दिहाई से उस तरह से हमें कोई एक मैसिव लेफ़्ट की मूवमेंट नज़र नहीं आई। तो क्या जो आप कह रहे हैं उसकी वजह ये है कि क्योंकि रियासत ने इंटरवीन करके, वो कभी जाग पंजाबी जाग का नारा हो, जाग महाजर जाग का नारा हो, क्योंकि एथनिसिटी की बेसिस पे या मज़हब की बेसिस पे वो कभी जमात इस्लामी को सपोर्ट करना हो, कभी टीएलपी बनाना हो, वो चीज़ें स्टेट ने इंटरवीन करके इतनी एम्पलीफाई की हैं जिसकी वजह से लोग क्लास की जगह इन आइडेंटिटी मार्कर से ज़्यादा रिलेट करते हैं या इनके अराउंड पॉपुलर मूवमेंट्स बन जाती है। क्या ये आपका एनालिसिस है? नहीं, एक ये है उसका पहलू। दूसरा पहलू मैं इसमें तो सब्जेक्टिवली भी है कि हम जितने लोग हैं, अमूमी तौर पे जो लेफ़्ट की मूवमेंट है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में ज़्यादा वो है। अब भी वही लोग बात कर रहे होते हैं। अब बात वो ये कर रहे होते हैं जो हमारे उस्ताद हैं, हमारे फ़िलोसफिकल टीचर्स हैं, उनकी जो फ़िलोसफिकल बात है और वो जो कह रहे होते हैं, वो ये कह रहे होते हैं कि आपने क्लास में जाना है, वो वर्किंग क्लास है, वो पीजेंट्री है, लेकिन उनमें नहीं जाते। बात सवाल ये है कि आप बात बिल्कुल प्योर करते हैं, आप अच्छी बात कर रहे होते हैं, लेकिन उस बात के लिए जिस जगह जाना है वहाँ नहीं जाते। ये सब्जेक्टिवली कमज़ोरी है। वहाँ जाना जो है ना बहुत मुश्किल काम है। देखिए, एक वर्कर है, उसको मिनिमम वेज नहीं मिलता, उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, उसको पेंशन नहीं मिलती, उसको जॉब से निकाला जाता, उसको लेबर कोर्ट में आपने केस करना है, फिर ट्रिब्यूनल में जाना है, फिर आपने हाई कोर्ट में जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है। मतलब ये पूरा एक प्रोसेस है। आपने यूनियन बनानी है, आपने उसके कागज़ जमा करवाने हैं, उनके लोगों को जमा करना है, उनको समझाना है, लेबर कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवानी है, उनकी चार्टर ऑफ डिमांड करना है, ये करना है। ये बहुत पेन टेकिंग और बहुत स्लो काम है। इसकी बुनियाद के ऊपर पूरी मूवमेंट्स खड़ी होती हैं। ठीक है, ये काम कोई करने को तैयार नहीं है। जनरल बातें, स्लोगन्स और एक बड़ी बात करके, मैं उसको भी बुरा नहीं कहता। मैं कहता हूँ जनरल बातें, जनरल की बातों से तो बेहतर ही है। मैं कह रहा हूँ, तब भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ वो लोग, मतलब वो बहुत पढ़े लिखे हमारे साथी हैं, सब कुछ है। वो अगर इन बोर्जुआ पार्टियों के अंदर कहीं चले जाएं तो बड़ी बड़ी पोजीशन पे चले जाएं, तो वो अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी सब चीज़ें निकाल के बहुत ऑनेस्टी के साथ वो खड़े हुए हैं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, रियली स्पीकिंग मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन इसके साथ मेरा ये है कि ये काम उस वक्त तक जितना आप काम कर रहे हैं ये हो नहीं सकता ता वक्त है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसीज की आप बात करते हैं उनमें जाए नहीं। देखिए, पीजेंट मूवमेंट ख़त्म हो गई है, हारियों की कहीं तहरीक नहीं है, रही नहीं कहीं ना। हारी मौजूद है, हारी का मसला मौजूद है, बात नहीं होती। मज़दूर मौजूद है, मज़दूर का मसला मौजूद है। कोई
जाता नहीं है वहाँ उनकी तंजीम करने के लिए, बहुत इसलिए कि बहुत मुश्किल काम है। मुझे बल्दिया फैक्ट्री फायर का एक्सपीरियंस हुआ कि मैं उस वक्त अवामी वर्कर्स पार्टी का लेबर सेक्रेटरी था। बदकिस्मती से कोई लोग नहीं साथ खड़े हुए, तो वो एक यार्ड स्टिक है कि अगर आप कोई आदमी वर्किंग क्लास के साथ खड़ा नहीं होता, वो पहला एक वक्त जो था हमारी ये था इंटेलेक्ट, इल्म और अमल, ये दोनों जुड़े हुए थे। दानिश और जो है नीचे मास, ये जुड़ा हुआ था। वो मैं अक्सर ये कहता हूँ नेज़े की अनी की तरह है। जो इंटेलेक्ट है, पार्टी है या दानिश्वर हैं, मिडिल क्लास है, ये नेज़े की अनी है, और पीछे नेज़ा पूरा जो है वो वर्किंग क्लास है। तो अगर आप ये अनी जो है उसके साथ नहीं जुड़ती तो वर्किंग क्लास भी उसके पेनिट्रेट नहीं कर सकती, और ये भी अगर अनी जो है उसके साथ नहीं जुड़ती तो वो थोड़ी थोड़ी खारिज तो कर सकती है रूलिंग क्लास को, लेकिन कोई उसको नुकसान नहीं है। वो कहते करते रहते हैं, करते रहें, कोई इशू नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ ये जुड़ने की ज़रूरत है। सब्जेक्टिवली मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो इशू अपनी जगह पे जो आपने कहे, ये मिलिट्री रिजीम थी, इंटरनेशनल इशू है, सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन क्राइसिस मौजूद है, ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ मौजूद है। उसके अंदर हम अपना रोल प्ले करने के लिए मैं ये समझ थोड़ी हम तसल्ली से काम ले रहे हैं। और हमारी रियासत ने नेज़ा कहाँ दिया हुआ है हम सबको पता ही है। बल्दिया फैक्ट्री पे तो हम एक आपका सफ़र है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी जब हम ये बातें कर रहे हैं इसमें मुझे एक इंटरेस्टिंग आजकल जो तनकीद मिल रही है, मेरी भी वीडियोस इस्तेमाल करके कहा जा रहा है कि सिंधी सारे जाहिल होते हैं, सिंधी देखो ये तो ज़ात से ही जाहिल हैं। तो बड़े वक्त के बाद मेरे ख़्याल से अगर मेरी नज़र से कोई गुजर गई है, शायद उकाड़ा फार्म्स लास्ट इस तरह की मूवमेंट थी जो लेबर क्लास से, वर्किंग क्लास से उठकर एक मास मूवमेंट। उसके बाद हम ये कनाल इश्यूज़ पे देख रहे हैं, तो एक मूवमेंट चली है जिसमें चलें आप कह रहे हैं हारी मूवमेंट नहीं है, लेकिन हारी ही कनाल मूवमेंट के अगेंस्ट जो चल रही है उसका हिस्सा हैं फार्मर्स, हिस्सा हैं वर्किंग क्लास लोग, हिस्सा हैं, और उसको दबाने के लिए यही बातें की जा रही हैं कि सिंध कार्ड खेला जा रहा है, ये सिंधी तो होते ही ऐसे हैं, ये रियासत के फ़ायदे के अगेंस्ट हैं, ये कौमियत को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मेरी नज़र में एक क्लास मूवमेंट है, इवन दो अराउंड अ सिंगल इशू है, उसको दबाने के लिए एथनिसिटी को यूज़ किया जा रहा है। तो बेशतर मुल्क के जहन में यही जहन साजी की जा रही है कि ये तो सिंधी अपना सिंध कार्ड खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर पहली बात तो ये है कि ये 5000 साल पुरानी तहजीब है जी, ठीक है। और मैं कहता हूँ इल्म के जो है ना, अगर आप शिकारपुर चले जाएं, ठट्ठा चले जाएं, आप बहुत सारी जगहों पे जाएं, इवन कराची का पुराना देख लें, उसमें सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने में जो मुकामी लोग थे, इंडिजिनस लोग थे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। मेरा गांव शिकारपुर है जी, मेरा गांव है शिकारपुर। शिकारपुर आप देखें ना उस जो शहर किस तरह बने थे, ठीक है। अब तो तबाह कर दिया ये रूलिंग क्लास ने। आप ठट्ठा देख लें, सांगड़ था, मीरपुर है, आप देखें क्या खूबसूरती से बने हुए शहर थे। तो ये तो इन्होंने एक मतलब घटिया बात है ये, ठीक है, कि कोई जाहिल है क्या है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि ये जो इशू है कार्ड है, मैं समझता हूँ ये साहिली इलाके एक दफ़ा विज़िट कर लें, डेल्टा विज़िट, उसको हज़ारों साल लगता है डेल्टा बनने में। डेल्टा 92% डेल्टा जो है सिंध का वो तबाह हो गया हुआ है। हज़ारों साल जिसको लगा और उसको 50 साल में आपने तबाह कर दिया। एक ख़ास रफ्तार में पानी जाता था वहाँ पे, वो रुक गया तो वो सारा ख़त्म हो गया। 9 लाख लोग जो हैं उनका उस इलाके के अंदर वो काम करते थे या उनका रोज़गार था, सब माइग्रेट कर गए। 30 लाख एकड़ लैंड जो है, 30 लाख जो एग्रीकल्चर लैंड जो थी, जो कोस्टल बेल्ट पे है, उसके ऊपर पानी समंदर चढ़ गया, ज़मीन तबाह हो गई। ये लोग पागल हो गए, वहाँ से शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। नीचे कोटरी से नीचे समंदर तक कोई 400-410 किलोमीटर का फासला है। पूरा उसका फौना और फ्लोरा जो है पूरा तबाह हो गया। तो मतलब साउथ तो आपने ये नीचे 400 किलोमीटर तो बिल्कुल तबाह हो गया है। पानी कराची में पानी का कितना बड़ा क्राइसिस है। 80 से 85% पानी जो है आप केंझर से और आप जो है उससे लेते हैं, झील से लेते हैं, जो दरिया का पानी वहाँ आता है उससे लेते हैं, डायरेक्टली इफ़ेक्ट है। तो मैंग्रोव सारे ख़त्म हो गए हैं। तो दरिया की जो बात है, दरिया को हम ये कहते हैं, इसका इन्वायरमेंटल इशू भी है
ये कोई सिर्फ ये नहीं है कि पानी का इशू है, ये पूरे मुल्क के लिए इन्वायरमेंट का इशू है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक दरिया जो आता है, आप जो ही पानी का रास्ता रोकोगे, उसके बहाव को रोकोगे, उसकी टोपोग्राफी चेंज होती है। जब टोपोग्राफी चेंज होती है तो ओवरऑल पूरी जीवत का जो सारी चीज़ें हैं, जीवन, वो पूरा बदल जाता है। तो जहाँ जहाँ आप कट लगा रहे हैं, उसके नतीजे के अंदर सिंध में जो पानी आता था वो ऑलरेडी कम होना शुरू हो गया है। अब खुद ये कहते हैं कि दरिया में पानी नहीं है, दरिया में पानी नहीं है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है। आपने 90s उसमें 60s में आपने जो है अयूब खान ने नेहरू साहब से एग्रीमेंट करके वो 3 दरिया दे दिया आपने, ठीक है। अब ये भी एक किस्म से उस वक्त था कि अगर आपके सिंध के लोगों से बात करनी चाहिए थी, उनके नुमाइंदों को शामिल होना चाहिए था कि ये ट्रिब्यूटरी दरिया हैं, मतलब आप दरिया सिंध का भी काबुल दरिया आके गिरता है और दरिया आके गिरता, आप नहीं रोक सकते उसको, आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग करनी। आपने बेच दिए वो 3 दरिया, अब सिंध के ऊपर सारा दारोमदार है, या चनाब पे है या झेलुम के ऊपर है। तो पानी आपने कैनाल्स निकाली हुई हैं, आपने उसको लिंक कैनाल्स निकाली हुई हैं। आपने पहले ये कहा कि ये रेनी कैनाल्स हैं, ये नाम ही रेनी कैनाल्स था, लेकिन ये कि वो रेनी कैनाल्स नहीं हैं, वो रेन के सीज़न में नहीं होती, वो पूरा साल बहती हैं, पानी निकाला जाता है। तो ये लोअर रेपिडेंस का जो राइट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके ऊपर डिबेट का आगाज़ होना चाहिए। और डिबेट की जगह जैसी भी है, ये लोगों की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर इस पर डिबेट करें और एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उसमें सिंध की बात तो सुने। मतलब बात सुने बगैर आप ये कह रहे हैं, कहे जा रहे हैं आप ये बात ना कि ये मतलब जब पानी आता है एक ख़ास सीज़न के अंदर, वो जा रहा होता है, वो लोग कह रहे हैं देखो ये दरिया जो है, पानी जो है ये ज़ाया हो गया। भाई पानी जिस वक्त चाहिए उस वक्त लोगों को नहीं मिलेगा। पानी एक ख़ास रफ्तार से जो समंदर में गिरना चाहिए नहीं गिरेगा तो उसका नुकसान होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इशू है, लाइफ और डेथ का इशू है, सिंध की ज़िंदगी का इशू है, इसकी तहजीब की बका का इशू है। इसलिए जो लोग निकले हुए हैं, इट्स अ पॉलिटिकल इशू है बहुत बड़ा, कि आप एक वफाक में रहते हैं और इसके अंदर आपने एक पार्लियामेंट है, एक सेनेट है, फिर उसके नीचे आपने जो कॉमन इंटरेस्ट की जो है वो एक काउंसिल बनाई हुई है। इन सब को बाईपास करके आप जो है नहरें निकालना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इंडिया जो है सतलुज का पानी छोड़ेगा, हम उस पानी के ऊपर इन कैनाल्स को आप चलाएंगे। ये कभी भी नहीं होगा। सिंध से ही ये कैनाल्स को निकाल के उसके अंदर पानी को लेके जाएंगे और उसमें चोलिस्तान के लोगों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब गैर चोलिस्तानी जो है आके वहाँ पर ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, वो उसका कोर्ट के अंदर केस भी उन्होंने किया हुआ है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरा ये कि एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन लेनी चाहिए कि आया जो है इस तरह की ओपन कैनाल्स जो हैं ये जो है रेगिस्तान के इलाके के अंदर ये चल भी सकती हैं या नहीं चल सकती, इसका एक टेक्निकल ओपिनियन लेने की भी ज़रूरत है। तो सिंध की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आज से नहीं हैं, क्योंकि हमेशा उनके साथ ये होता आया है, इसलिए वो ये सवाल उठाते हैं। और ये आज का जो सवाल है, ये मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ बड़ी जद्दोजहद थी और नहीं बनने दिया गया, बिल्कुल इसी तरह जो है ये लोग नहीं बनने देंगे इसको। 14 तारीख को पूरे सिंध के अंदर ये हो रहा है, वो इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर द रिवर्स है, वो ये कर रहे हैं। हम भी लोगों के साथ हम ये अपना रोल ये करेगा एज ए वर्किंग क्लास की तरफ से, एज ए प्रोग्रेसिव लेफ्ट की साइड से, और शहरों में रहने वाले हम उस यकजहती का इज़हार करते हैं, ताकि ये नस्ली बुनियादों पे जो इस तरह की बात करते हैं कि सिंधी ये, हम सब यहाँ पैदा हुए हैं, हम इसका हिस्सा हैं, हम सिंधी हैं सारे। तो कोई ज़ुबान कोई बरावी बोलता है या कोई सिंधी बोलता है, कोई सराइकी बोलता है, कोई डाट की बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मुख्तलिफ लोग ज़ुबानें बोलते हैं। ज़ुबान के बोलने से ये नहीं होता, ये वतन है, ये ज़मीन है, सिंध के अंदर जो रहता है वो सिंधी है। तो यहाँ का जो इशू आया है उसके पार्ट एंड पार्सल है, हम उससे इफ़ेक्ट होंगे। यहाँ फसलें तबाह हो जाएंगी या फूड सिक्योरिटी पैदा हो जाएगी, फूड की सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, फूड नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो शहर भी तबाह होंगे। तो इसलिए ये जितना देहातों का मसला है उतना ही शहरों का मसला है, और सबसे बड़ा बढ़ के ये सिंध का मसला है, और सिंध से भी बढ़ के ये माहौल का मसला है। इस माहौल के मसले को पंजाब है, पश्तूनख्वा है या बलूचिस्तान है, उनको भी सॉलिडेरिटी करनी चाहिए। मैं इस दफ़ा बात नहीं कहना चाहता, हम सिंध के लोग हमेशा कहीं पे भी कोई जुल्म हुआ हमने उससे सॉलिडेरिटी की है, लेकिन बदकिस्मती है कि जिस तरीके की सॉलिडेरिटी सिंध में लोग जो अपनी बका के लिए लड़ रहे हैं,
अपने पानी के हिस्से के लिए लड़े, उस तरीके से सॉलिडिटी उनको नहीं मिल रही। हमें उस सॉलिडिटी की ज़रूरत है यहाँ। आई एग्री। आई थिंक बाकी पूरे मुल्क में कनाल्स के इशू को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया है। इनफैक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इतनी इसकी बात की ही नहीं जाती। हम साइंटिफिकली तो ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, जिस तरह आपने कहा कि खुदा के पास एक्सपर्ट्स को राय ले लें, टीवी पे भी नहीं ली जा रही। मैंने अनफॉर्चुनेटली नामवर अच्छे लोगों को ऐसी जाहिलाना माजरत के साथ बात करते हुए कि पानी देखें ज़ाया हो जाता है। भाई मेरे, मैं चले साइंटिफिकली तो बात कर लूँ कि जब पानी नहीं आएगा द सी विल मेक इरोजन्स, लैंड इंट्रूड कर देगा, फसल जो है उधर नमक आ जाएगी, वो अनकल्टिवेटेबल हो जाएगा। आपने सिंध में एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन शुरू की, तो आपने लोगों से बात की, ठट्टा हो गया, बदीन हो गया, सुनने में तो आ रहा है कि हज़ारों एकड़ जो लैंड है वो अनकल्टिवेटेबल हो गया है इसी वजह से, क्योंकि दरिया का पानी नहीं आता तो सी ने इनरोड्स कर दिए हैं, इरोजन कर दिए हैं। तो वहाँ फार्मर्स की क्या हालात है, आप बात करते हैं, क्या चल रहा है? मैंने आपको पहले भी बताया कि 30 लाख एकड़ ज़मीन है, हेक्टर लैंड है जो अब तक तबाह, और ये रेगुलर हो रही है। इसलिए कि पानी जब समंदर में नहीं जा रहा तो समंदर चढ़ रहा है। सिर्फ यही नहीं है, ये मीठा पानी सारा, आप देकारोछन और ये सारे इलाकों में आप चले जाएं, आप सजावल तक चले जाएं, सारा पानी ज़मीन का जो है वो खारा हो गया। पहले मीठा पानी था क्योंकि रिवर बेड पे था वो। जब रिवर बेड पे पानी नहीं आ रहा 50 साल से 40 साल से, तो वो सारा ये हो गया। डेल्टा की आपको बात बताइए, 9 लाख लोगों का रोज़गार था, वो तबाह हो गया। वहाँ मछली होती थी, वहाँ पे जो है लाल चावल होता था, वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल काश्त ही नहीं होती अब। 92% एरिया जो है वो डेल्टा का ख़त्म हो गया। 92% हमने अपनी आंखों के सामने इसको, अपने जो है ये हेरिटेज है हमारा, ये रामसर जो है वो एग्रीमेंट जो है इंटरनेशनली, ये एक प्रोटेक्टेड जगह है, हमने उनको तबाह कर दिया, हमने अपने जजीरों को तबाह कर दिया। तो ये बहुत, मैं कहता हूँ इकोलॉजिकल डिज़ास्टर है हमारा। जो है बका का इशू तो है ही है सिंध का, लेकिन इकोलॉजिकल डिज़ास्टर भी है ना। आप आने वाले नस्लों के लिए एक तबाही का इम्कान पैदा कर रहे हैं। आपने रावी को तबाह कर दिया, आपने ब्यास दरिया ही नहीं रहा यहाँ पर, सतलुज आपने गायब कर दिया। तो ये डैम्स बनाना, कैनाल निकालना, ये कहीं पे भी जो है ये मसले का हल नहीं है। ये वक्ती तौर पे, इसलिए कि आपके पास चैनल्स आपके पास हैं, बड़ा मीडिया आपके हाथ में, आप लोगों को आके सब्ज़ बाग दिखाते हैं, आप बता रहे होते हैं। आम आदमी बाज़ औक़ात अपनी कमीनगियों का ज़िम्मेदार नहीं होता, इसलिए कि हुक्मरान तबकात उनको इस नहज पे पहुंचा देते हैं कि वो उन्हीं के खुदाई खिदमतगार बने होते हैं, बग़ैर तनख्वाह के लिए काम करने होते हैं। लेकिन ये कि अल्टरनेट मीडिया, जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं, ये अभी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये नज़र तो नहीं आ रहा है, इज़ अ क्वांटिटेटिव तब्दीली है ये बहुत, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये क्वालिटेटिव तब्दीली होगी। बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि ये अल्टरनेट मीडिया जो है पहले बात करता है, इसको फिर पिक करता है, जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो एक वक्त आएगा, ये इसको अल्टरनेट कह रहे हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया हो जाएगा, वो जो है वो रह जाएगा। ये वक्त आएगा, इसलिए कि जब आपको लोगों को बात नहीं करने देंगे, रीज़नेबल बात की आप इजाज़त नहीं होगी, तो फिर लोग अल्टरनेट रास्ते ढूंढेंगे, और वो ढूंढ रहे हैं। और यही जो हमने शुरू में भी बात की थी कि जो अवाम का फासला रियासत के साथ बन रहा है, जब बलूचिस्तान सिंध में फ्लड्स भी आए हुए थे, इवन ये चोलिस्तान प्रोजेक्ट में फ्लड्स के दौरान आपने रीडिंग्स की, फिर आप कह रहे हैं इतना पानी है, तो बलूचिस्तान डूबा हुआ था, सिंध डूबा हुआ था, 2/3 तक डूबा हुआ था। और अगर आप टीवी चलाएं तो तोशा खाना में इमरान खान का बहरा तक मोटरवे तक पहुंच चुका है। तो अवाम जो डूबी हुई है, वो जब टीवी पे देखेगी कि रियासत का, अवाम का, बाकी पूरे मुल्क का इसमें इंटरेस्ट है, मैं हमने तो काम दूर हो किया। जाएगी। हमने जब ये आया था सैलाब आया, हमने बलूचिस्तान और सिंध में सारा काम किया था। मैं खुद रिलीफ वर्क में था, फैसल लीधी हमारे साथ थे, हम साथ थे, हमने बहुत काम किया, पैसे भी काफ़ी जमा किए। वहाँ पे हमें कहीं रियासती इदारे नज़र नहीं आए, कहीं नज़र नहीं आए। सिर्फ 5% लोगों तक पहुँच पाए, और लोग अभी तक वो जो रेस्क्यू और जो सारा रिहेबिलिटेशन उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये इन्होंने वो बनाया हुआ है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सूबाई भी बनाया हुआ है, फेडरल भी बनाया हुआ है, उसमें जो है इदारों के लोग बैठे हुए हैं, और जिनका इस काम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ना उनकी कोई ट्रेनिंग है, वो बैठे हुए। तो डिज़ास्टर में भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। वो हमने देख लिया यहाँ पे, जब आया था ये सुपर मानसून आया तो कुछ नहीं कर पाए। तो क्या करें अगर ये रियासत भी, ये बाकी सूबों की आवाम भी, जो मासेस के इश्यूज़ हैं, जो हम कह रहे थे एलीट की बेहिसी है, कि फ्लड्स भी आ जाएं तब भी जो बड़ी पार्टीज़ हैं, चले हम कहें पीपीपी जो है उसके 1000 करोड़ मसले हैं, सिंध वाले क्यों वोट देते हैं? भाई जब पूरा सिंध अंडर वाटर था, नवाज शरीफ आए, मरीम नवाज़ आई, इमरान खान आए,
नहीं, एक फ़ोटो आप कर लें, बट आवाम के लिए कुछ किया? अभी पूरा सिंध प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई आया है, किसी ने सपोर्ट किया है, तो किस बेसिस पर आवाम किसी और पार्टी के पास जाए या वोट दे? देखिए, मसला ये है कि अभी ज़ाहिरन तो सामने कोई ऑर्गेनाइजेशंस है नहीं, लेकिन इन्हीं तहरीकों के नतीजे में नई पॉलिटिकल फोर्सेस को डेवलप होती हैं। तो सिंध में ये इम्कान पैदा हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि ये इम्कान है कि एक रेडिकल प्रोग्रेसिव लेफ़्ट और यहाँ के जो कौमी हकूक़ हैं उनकी बुनियाद के ऊपर एक पार्टी बनने के इम्कान आता है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी है और फिर कोई भी नहीं है, और जो बाकी हैं रियासत है। वो रियासत है, और पीपल्स पार्टी के मुकाबले पे जो वो मेरी नुक्ता नज़र से वो इनसे भी बुरे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो शहरों में उन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर दिया कि जिसने बाकी लोगों के लिए कोई काम करने के इम्कानात ही ख़त्म कर दिए, अपॉलिटिकल कर दिया, पूरी कम्युनिटी को अपॉलिटिकल किया। ये बहुत बड़ा जुर्म है। और सिंध के जो दही इलाके हैं उनके अंदर जहाँ से पीपल्स पार्टी आती है वहाँ पे वाकोवर ही वाकोवर है। वो समझते हैं कि ये लोग जो हैं मेरी जेब में हैं, इसलिए आप देख लें ये 15 साल से पिछले ये तीन इनके कंसेक्यूटिव इनकी गवर्नमेंट्स आ रही हैं। आप ये देखिए, लोग कराची को रोते हैं कि यहाँ बहुत बुरे हालात हैं। आप ठट्ठा देख लें, आप बदीन देख लें, आप लाड़काना जाके देते, शहदाद कोट आप देख लें। आप मतलब लगता नहीं है कि यार ये 21वीं सदी है। खुदा की कसम, पानी पीने का नहीं है, पानी पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इम्कान है, यहाँ पर बहुत बड़ा इम्कान है। और जनरली भी मैं स्पीकिंग कि पाकिस्तान के अंदर जो है मुख्तलिफ मूवमेंट्स जन्म ले रही हैं, मास मूवमेंट्स हैं, वो पीसफुल मूवमेंट्स हैं। आप उनके बहुत चीज़ों से इख्तलाफ कर सकते हो, लेकिन वो मास की हिमायत लिए हुए हैं। और इसी तरीके की मूवमेंट ये पंजाब और सिंध में भी इम्कानात मौजूद हैं। और ताकि ये जो मुरव्वजा पार्टियां हैं इनसे थोड़ा डेविएट करके एक लोगों की बात करने वाली, लोगों का प्रोग्राम साथ लेके आने वाली पार्टी होनी चाहिए। ये 69 में पीपल्स पार्टी ने, जो 69 की मूवमेंट के नतीजे में उस मज़दूरों और स्टूडेंट्स की जो मूवमेंट थी, अयूब खान के ख़िलाफ़ एक पार्टी उभर के आई। इस तरह के इम्कानात पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सिस्टम है अभी, ये सबको ये पता है कि ये गैरिजन की उसके उस पे, और वो क्लियरली सब कहते हैं, चाहे इमरान खान था चाहे ये है। जब इमरान खान हुकूमत में था तो ये जो बात हम कर रहे हैं ये वो करते थे, आज ये अंदर हैं तो जो बाहर हैं वो ये बात करते हैं। लेकिन ये दोनों जो हैं ये उनके बगैर चलना नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि जिस दिन लोगों ने तय कर लिया कि गैरिजन के लोग गैरिजन में रहें, और जो पार्लियामेंट में जिन्होंने आना है वो पार्लियामेंट का काम करे, स्टीयरिंग उनके हाथ में होनी चाहिए और वो चीज़ों को चलाएं, इस मुल्क की जो है बेहतरी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं और उस तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। वो बात है ना, गिला भी तुमसे इश्क भी तुमसे, खत भी आप ही को लिखना है, आप ही को लिखते हैं। ये तो वो तो आप ये देखिए, इस ये जो पिछला जो पीरियड था, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री। कि आपने जिस तरीके से हुकूमत चलाई और जिस तरीके से ताकत दी, और बिल्कुल आप कहते हैं नंगे होके जो है आप उनके साथ थे, आप और लोगों के साथ जो हुआ, और उसके नतायज हम भुगत रहे हैं। इसमें क्या आपको लगता है कि जस्कम वैक्यूम फिल कर सकती है या कोई नई तंजीम आएगी? मैं नहीं समझ जस्कम, देखिए आप जस्कम ने हमेशा, मतलब मेरी तनकीद तो, अगर मैं तनकीद करूँगा तो दूसरे तरीके से उसको लिया जाएगा, लेकिन ये कि मैं इस ज़मीन का पार्ट एंड पार्सल होने के नतीजे की बुनियाद पे तनकीद करता हूँ कि ये जो कॉम्प्रेस तहरीकें हैं इन्होंने इलेक्शनरी पॉलिटिक्स में नहीं गए, वॉकओवर दिया। ये जितना काम करते हैं वो जाके एट द एंड जो है वो पीपल्स पार्टी के उसमें चला जाता है। वो इसलिए चला, वो ये भी बार्गेन करती है कि देखो ये लोग लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया, पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं नहीं दिया, तो फिर देखो ये बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल ये है कि कोई पॉलिटिकल फोर्सेस को अगर आपको कहीं पे भी स्पेस है वो स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए। आपको काम नहीं करने देते ये एक अलग बात है, लेकिन अगर कहीं स्पेस है आपको लोगों में जाना चाहिए, जमहूरी अमल में आपको हिस्सा लेना चाहिए, वो किसी तरीके से भी है। यहाँ पे
काउंसलर का इलेक्शन होता है, सूबाई असेंबली का होता है, कौमी असेंबली का होता है, आपका सेनेट का होता है, इन सारे इधर आप बाकी सब कुछ करते हैं। तो आप जॉब भी कर रहे होते हैं, आप जो है ट्रेड यूनियन में भी हिस्सा ले रहे होते हैं, आप एसोसिएशन भी बना रहे होते हैं, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वहाँ भी सब कुछ कर रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। मैं ये समझता हूँ कि ये एक कमज़ोरी है और इसका फ़ायदा उठाया गया। आज आप अगर काउंसलर का भी इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो ये इनकी जो है ये जो लड़ रहे होते हैं इलेक्शनरी पॉलिटिक्स में, उनकी पूंछ के ऊपर पाँव आता है और आपके लाखों हज़ारों लोगों से आप राब्ते में आते हैं। तो मेरा ख्याल है उसमें जाना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये कि मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत लिमिटेड प्रोग्राम के साथ चीज़ें नहीं बन सकती हैं। यहाँ मूवमेंट के लिए सिंध की अगर पॉलिटिक्स को आपने करना है, आप हारी में काम करना बहुत ज़रूरी है। आप इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट है आप उस पर बात नहीं करेंगे। मतलब आप ये देखिए, ये जो कैनाल्स बन रही थी, आज तो शोर मचा तो पीपल्स पार्टी भी उसकी मुखालफत करती है। अगर ये शोर नहीं मरता तो ये बना लेते, तो कौन साथ था? तो मैं समझता हूँ कि हमें लॉन्ड्री नहीं बनना चाहिए कि घर की गंदगी को हम बोलना चाहिए। सबसे पहले आप अगर बाहर लड़ाई लड़ रहे हैं तो अंदर जो गंद हो रहा है उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। मतलब यहाँ के सारे फ्यूडल लॉर्ड्स ये और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सारी की सारी खामोश बैठी हुई थी। लोग लड़े, कालाबाग डैम के साथ भी हुआ, जब हो गया तो फिर सब शामिल हो गए। एग्जैक्टली अब जो शोर मचा है तो फिर पार्लियामेंट के अंदर भी बात की और प्रेसिडेंट भी बात कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ जो मूवमेंट्स हैं, जो मूवमेंट में लोग मौजूद हैं, वो कहते हैं बंद बना के सो मत जाना दरिया आखिर दरिया। हम तहरीकें अगर खड़ी करते हैं तो उसको पॉलिटिकल शेप भी दें। मतलब इसको जीत गए, ये ख़त्म हो जाएंगी, कैनाल रुक जाएंगी, फिर क्या फिर यही फोर्स को हम करेंगे? वो 20 कालाबाग डैम बनने नहीं बना, 20 साल के बाद फिर ये लेके आ गए, ठीक, तो फिर ये कोई ना कोई मंसूबा लेके आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की बहुत ज़रूरत है। ये जो मास निकला हुआ है ये बहुत कॉन्शियस है यार। रमज़ान के महीने में इस गर्मी के अंदर लोगों का निकल के आना, रोज़ जुलूसों के अंदर आना, ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी तब्दीली है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है, इसको टेप करने की ज़रूरत है। इस मूवमेंट को मैं ये समझता हूँ कि सारे लोग मिल के और इसका कुछ चार्टर फिर आगे बनाएं, थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करें और उसके अंदर जो है लैंड रिफॉर्म्स की बात होना बहुत ज़रूरी है। हारियों को ज़मीन देने की बात का करना, ये कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर जो है गैर मुकामी लोगों को ज़मीनें देने की बात करना, गैर मुल्कियों को ज़मीन देने की बात करना, ये सारे इश्यूज़ को साथ लिया जाए। शहरी मसाइल हैं, शहरी हुकूमतों की बात है, इसको करने की बात है। शहरी हुकूमतों से मुराद सिर्फ कराची नहीं है। शहरी हुकूमत जो है वो लाड़काना में भी होनी चाहिए, शहरी हुकूमत सक्खर में भी होनी चाहिए, दादू में भी होनी चाहिए। सब जगह पे एक मुस्तहकम और एक डेमोक्रेटिकली किसी थोड़ी उसके अंदर पावर होनी चाहिए, वो अपने मुकामी मसलों को हल कर सके। ऐसी हमें एक गवर्नमेंट चाहिए और ये सारी बातें करके तभी जाके सिंध की यूनिटी और सिंध में एक बड़ी मूवमेंट को हम ज़्यादा तरीके से पॉलिटिकल मूवमेंट में तब्दील कर सकते हैं। आप इसको कोऑप्शन से कैसे रोक सकते हैं? 1 यूनिट के खिलाफ पूरा सिंध खड़ा हुआ, बलूचिस्तान भी खड़ा हुआ, चलें उसके बाद हम कहें कि पीपीपी बन गई, पर एमआरडी मूवमेंट, पॉपुलर मूवमेंट, इसी तरह रोज़ प्रोटेस्ट हुई, गोलियां चलाई, बॉम्ब किया गया, फिर भी लोग खड़े रहे। फिर पीपीपी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेटअप में आकर कोऑप्ट हो गई। अब पीपीपी उसी रियासत का हिस्सा है जिसके ख़िलाफ़ शायद पीपीपी को ओरिजिनली बनाया गया था। तो दुनिया भर में हमने देखा है कि मास मूवमेंट जो हैं, इजिप्ट में तहरीर स्क्वायर का एक ख्वाब था, बट वो मुस्लिम ब्रदरहुड क्योंकि ऑर्गेनाइज थी, उन्होंने कोऑप्ट कर ली। तो ये हमने बार बार देखा है कि आपने कालाबाग डैम का भी जिक्र किया, उसमें अगर हम बाचा खान और उनकी मूवमेंट भी देखें तो अब ANP इज़ नॉट व्हाट बाचा खान मूवमेंट वाज। तो ये जो फ़िल्टर डाउन हो जाती हैं मास मूवमेंट्स, या स्टेट की रियासत के साथ हिस्सा बन जाती हैं, या कोई पॉपुलर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इन पॉपुलर मूवमेंट्स को कोऑप्ट करके अपना फ़ायदा निकाल लेती है, इस चीज़ से कैसे बचा जाए? वही तो मैं कह रहा हूँ, हम ऐसे जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंसिया है, जो चीज़ों को फार साइटेड दूर से देखता है, जिसने बहुत पहले देख लिया था, वो लोग सिंध में जिन्होंने बहुत पहले देख लिया था कि ये कैनाल्स बन रही हैं, लोगों को तो नहीं पता था, उन्होंने ये बात की और लोग फिर खड़े हुए और उनकी बात पे एतबार किया। तो इस वक्त जो मूवमेंट में लोग हैं, ये सारे लोग, इन पे लोग एतबार करते हैं और ये वो लोग हैं जो मारूफ मानों में ना पीपल्स पार्टी या और जितनी बोर्जुआ पार्टियां उनमें नहीं हैं। ये लोग कहीं बैठें और एज ए कैटलिस्ट जो है अपना रोल प्ले करें और लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करें। ये अच्छी मिसाल नहीं है लेकिन मैं मिसाल दूंगा। वो मिसाल ये है कि बांग्लादेश में
एक 14 साल का जो रिप्रेशन था उसमें बहुत सारे सवाल भी हो सकते हैं, लेकिन एक मास मूवमेंट उठी, एक सवाल के ऊपर वो पॉलिटिकल मूवमेंट में तब्दील हो गई, गवर्नमेंट बदल गई, स्टूडेंट ने अपनी पार्टी बना ली। ठीक है, मतलब वो अच्छी मिसाल नहीं है लेकिन है एक मिसाल। लेकिन यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ये एक बड़ी मास मूवमेंट है, लोग निकले हैं, वकला निकले हुए हैं, स्टूडेंट निकले हैं, टीचर्स निकले हुए हैं, आम लोग निकले हुए हैं, शहरी भी आहिस्ता आहिस्ता निकले हैं। जैसे अभी ये किया होम बेस वीमेन वर्कर्स ने, औरतों का जो था डे था, उसके ऊपर उसको किया ही पानी पे हज़ारों औरतें जमा हुई थी, हज़ारों, और वो उसमें मेजॉरिटी जो थी शहर की थी। तो ये एक मॉब बन रहा है, इसको एज ए कैटलिस्ट जो है इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसको इस अमल को तेज़ किया जाए और इसकी एक पॉलिटिकल डायमेंशन दी जाए, तो ये हो सकता है। इसमें बीच में हमने थोड़ा एमक्यूएम का तनकीदी जायज़ा लिया, तो मेरी भी गलत फहमी थी जो आपने दूर की। मुझे भी यही लगता था, क्योंकि पॉपुलर नैरेटिव में यही कहा गया था कि एमक्यूएम की इन्वॉल्वमेंट थी बल्दिया टाउन फायर में। पर आप कह रहे हैं कि रियासत ने एमक्यूएम पर इल्ज़ाम लगाया और एमक्यूएम ने नहीं करवाई थी या उनका ताल्लुक़ नहीं था। हाँ, ये मसला ये है कि यार, ये मैं जैसे एक चोर पकड़ा जाता है ना, आदि मुजरिम, उसको पुलिस ले जाके मारती है या कुछ करती है, उस पर सारे इल्ज़ाम उस पर लगा देती है। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं, इसलिए कि आप रियासत के अक्सर नैरेटिव्स को और उनकी जीआईटीज़ को आप रद्द कर देते हो, लेकिन इसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए कि वो ये हरकतें करते रहे हैं, करते आ रहे थे, लोगों ने उसको देखा, भुगता भी है। लेकिन बल्दिया फैक्ट्री फायर, क्योंकि मैं उसके अंदर इन्वॉल्व था, हमने बल्दिया फैक्ट्री फायर के होने के 11 सितंबर के एक हफ्ते के बाद अपने पूरा 105 फैमिलीज़ के साथ इंटरव्यूज़ किए। जो बच गए थे वो हमारे साथ थे। आज तक 260 फैमिलियाँ हमारे साथ काम कर रही हैं। किसी एक आदमी ने भी नहीं कहा कि ये आग लगाई गई थी। जीआईटी ने, जो इन्होंने पहली जो जीआईटी थी, उसमें कहीं नहीं ये बात कही गई। ठीक है, शॉर्ट सर्किट था, आग लगी और लोग मरे इसलिए कि निकलने के रास्ते नहीं थे वहाँ पर। हमने उसका एक कंप्यूटर, लंदन से कंप्यूटराइज सिमुलेशन हमने बनाई थी सारी, अंदर से वीडियोस ली, लोगों से पूरी इंफॉर्मेशन ली, उसका पूरा बनाया, वो गूगल के ऊपर रखा हुआ है कि अगर रास्ते खुले होते और जो सेफ्टी मेजर्स होते तो 97-98% लोगों को बचाया जा सकता था। इलेक्ट्रिक डोर थे जो इंडस्ट्रियली ये ठीक नहीं है, आने और जाने का रास्ता एक ही था। ये फर्स्ट फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर जो आपने बॉयलर लगाए हुए थे, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है अलार्म नहीं थे, आग के जो अलार्म होते हैं, अलार्म कितने का, 4,000-3,000 रुपये का अलार्म है, वो नहीं लगे हुए थे। फैक्ट्री के अंदर ही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मचान था। मचान क्या होता है? मचान ये होता है ऐसे, एक जैसे ये है, इसके ऊपर एक छोटा सा वो तख्ता लगा के कर दिया, जो उस पर औरतें काम करती थी, वो लकड़ी का था। ये इलीगल, मतलब ये बिल्कुल हेल्थ और सेफ्टी के हिसाब से बहुत ख़तरनाक है। तो वो जब आग लगी, ये आग जो है इससे पहले भी लगी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों से पहले सामान निकालो और दरवाजे बंद किए। और ये यहाँ का है, ये यहाँ का माइंड सेट है कि वो कहते हैं मशीनें निकालो, मर्चेंडाइज निकालो। बाबा एक एक गारमेंट जो है ये $100 का है, बाहर निकालो, पहले बंदे आ जाएंगे, बंदे कोई मसला नहीं है। और वो निकल आते थे। ठीक है, आदमी डेली हज़ारों मरतबा हादसे से बचता है, हादसा एक दफ़ा होता है। तो ये हादसा हो गया। अब इसको उन्होंने, जब रियासत का एमक्यूएम के साथ इख्तलाफात हो गए, तो उन्होंने ये उस पर डाल दिया, और डाल के फिर उनके भी जो नीचे के लोग थे उन लोगों को पकड़ा, और जो ये कहा, एक आदमी को, मेरा सिवाय एक बंदा, मैं अभी उसका नाम नहीं लूँगा, वो वर्कर था, उसके इंटरव्यू के अलावा 260 और जो है 700-750 लोग वहाँ का थे, किसी एक वर्कर का इंटरव्यू नहीं किया। हमसे नहीं आके पूछा, किसी से नहीं पूछा आके। वो वर्कर जिसका पूछा, वो वर्कर उस दिन जो है वो भाग जाता था। जो बाहर जिंदा है, उन्होंने कहा ये तो था ही नहीं वहाँ पर, ये तो बाहर आके हमारे साथ खड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी फैमिली सारी अंदर थी। उसके 5-6 लोग मरे हैं उसके उसमें। तो वो उसने दिया, और वही बात जो उनको बताया गया उन्होंने लिख के वो दे दिया, हाँ जी ये था, ये था। मैं ये समझता हूँ कि इस इशू को अगर सबक सीखा जाता, चीज़ों को ठीक किया जाता, वो ठीक नहीं किया, एक पे मलबा डाल के हमारा पूरा जो एक नैरेटिव था उसको मौत दे दी।
मतलब कहीं हम बात करते हैं, वो कहते हैं यार वो तो दहशतगर्दी थी, वो तो भत्ते का मामला था। गवर्नमेंट भी यही कहती है, फैक्ट्री मालिकान भी यही कहते हैं, इंटरनेशनली भी यही फैलाया गया। और सारे लोग जो हैं, चाहे वो प्रोग्रेसिव है, ये कोई भी है, जो MQM के उन्होंने भरी हुई है अंदर, वो कहते हैं हाँ ये ठीक था। फैक्ट्री फायर की बात करो वगैरह MQM ने किया है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि मेरे पास अभी तक कोई एक ऐसा एविडेंस भी नहीं है कि ये MQM ने किया हो या MQM इस तरह इन्वॉल्व हुआ। MQM के हुक्म के बगैर पता नहीं हिलता था इस शहर में। वो तो बुला के एक दफ़ा बोलते भाई इतने पैसे तो उनका कौन है जो नहीं दे रहा था, कौन है जो नहीं देता। तो ये बिल्कुल इन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के मज़दूरों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, बहुत बड़ी ज़्यादती की है। वरना इस मुल्क के अंदर काफ़ी सारी एक डिबेट का आगाज़ होता। फैक्ट्रियाँ, कारखाने जो ये बॉम्ब बने हैं ना केमिकल के, ये घूम रहे ताबूत हैं, ठीक है, किसी टाइम पे भी एक्सप्लोर हो रहे हैं। जब आपने उससे नतीजा नहीं निकाला, सीखा नहीं, तो फिर ये होगा। तो दरवाजे बंद करने का पॉइंट मुझे नहीं समझ में आता। अगर आग लगी है तो आप कह रहे हैं मालिकान ने दरवाजे बंद किए? नहीं, वो इलेक्ट्रिक गेट है, ऑटोमेटिकली बंद वो हो जाए। इलेक्ट्रिक गेट होने ही नहीं चाहिए। वो ऐसे होते हैं ना, खुल जाते हैं, वो गेट होने चाहिए, वो दरवाजे होने चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो गए। जब शॉर्ट सर्किट हुआ, बिजली गई, तो लॉक हो गए। फैक्ट जो गली वो थे जो खिड़कियां हैं, उनमें उन्होंने लोहे लगाए हुए हैं उन्होंने, ताकि कोई एस्केप ना कर। नहीं, वो कह रहे चोरी करते थे गारमेंट्स। अंदर जाने का रास्ता नहीं था, अंदर जो फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता ही नहीं था अंदर जाने का। कोई ट्रेनिंग नहीं थी वर्कर्स की, कोई सेफ्टी एग्जिट, कोई एग्जिट नहीं है, कुछ नहीं था। मैं ये इतना बड़ा अलमिया ये नहीं है कि वो हुआ, वो भी अलमिया था, उससे बड़ा अलमिया कि उसका मुजरिम जो है मजलूम बन गए। हमने खुद कोर्ट में केस किया, तो जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये देखो बेचारा मालिक जो है दुबई भाग के बैठा हुआ है, बेचारा दुबई में। यस, बैरिस्टर सलाउद्दीन हमारे वकील थे, हमने केस किया, और ये फैसल सिद्दीकी साहब थे। तो ये मतलब रवैया था जो जस्टिस साहब जो हमारा केस सुन रहे थे। तो बांग्लादेश में हमने देखा कि एक फैक्ट्री में एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद जी बिल्कुल, उसके बाद वहाँ मैंने क्लोजली नहीं फॉलो किया, बट जो थोड़ी बहुत न्यूज़ आ रही थी कि रिफॉर्म हुआ जी, पाकिस्तान में नहीं हुआ। वहाँ पे बांग्लादेशी कार्ड आया, जितने ब्रांड्स से। अच्छा, वहाँ ये एक थोड़ी सी बात है, राना प्लाजा एक पूरी बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ थी, और उसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स एक ही जगह से मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से वो माल बनवा रहे थे। पाकिस्तान में डिफरेंट फिनोमेना है, या हर फैक्ट्री अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ जब बड़े ब्रांड थे तो वो एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा हुआ कि इसके अंदर ये ब्रांड भी था, इसका भी माल था, तो वो ज़्यादा प्रेशर आया। यहाँ पे मसला ये था कि एक ही ब्रांड अपना माल बनवा रहा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हुआ। खैर, वहाँ पे बांग्लादेश रिकॉर्ड आया, दुनिया के कोई 150 के करीब ब्रांड्स जो थे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, और वहाँ रिफॉर्म्स के ऊपर काम शुरू हुआ। तो वहाँ वर्कर्स की जो है सेफ्टी जो है उस पर काम हुआ, खास तौर पर बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए। तो हम 10 साल से ये जद्दोजहद कर रहे थे कि ये हो। और जब ये पाकिस्तान में ये वाक़या हुआ, तो हमने जर्मनी में, जहाँ पे जर्मन ब्रांड माल बन, जो उसका हेड ऑफिस था डॉर्टमंड में, हमने वहाँ जाके केस किया, वहाँ के जो किक के खिलाफ वहाँ पे केस किया। वो यहाँ से माल बनवाता था, वहाँ लॉ ही कोई मौजूद नहीं था। तो 5 साल केस चला, तो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक उन्होंने वो उसको देखा हमारी, और कहा कि ये टाइम बार हो गया। लेकिन डिबेट काफ़ी रही, तो उसका नतीजा ये हुआ कि ILO इन्वॉल्व हुआ, जर्मन गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प किया उसमें, और ट्रेड यूनियन और वहाँ की ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, लेफ़्ट की पार्टी लिंके थी, ग्रीन थी, इवन ये कि सोशल डेमोक्रेट्स थे, और ये क्रिश्चियन डेमोक्रेट जो थे, इन सब ने मिलकर हमारी काफ़ी उसमें मदद की, और $6.1 मिलियन जो है लॉन्ग टर्म कंपनसेशन है को आया। और उसके बाद ये हुआ कि उसका ही एक नहीं, और बाकी भी ये डिबेट थी वहाँ पर, तो वह ड्यू डिलिजेंस का लॉ आया। अब यह है कि दुनिया में कहीं पे भी सप्लाई चेन के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम आता है, कोई अगर ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी होती है, लेबर राइट्स की खिलाफवर्जी होती है, और वो कंपनी जो है वहाँ जर्मनी में अपना माल बेच रही है, उनके खिलाफ आप वहाँ जाके सू कर सकते हैं, और एक डिपार्टमेंट भी वहाँ बन गया है वहाँ इसके लिए। अब जो हाल ही में वाक़या हुआ, नेस्ले वर्कर ने जो अपने आप को कोर्ट के सामने जला दिया, अगेन क्या मुहावरा है कि जू भी नहीं रिंगी इस कौम की, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, कोई हमारा ज़मीर नहीं जागा।
तो क्या वाकया था और क्यों उस शख्स ने इतना एक्सट्रीम मेजर लिया? देखिए, एक तो वो आसिफ जट जो है वो वर्कर्स के राइट की बात करता था। ये नेस्ले कंपनी है, बहुत बड़ी है, इसके 3 बड़े यूनिट्स हैं, हज़ारों लोग काम करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने यूनियन बनाई और वो आवाज़ बुलंद कर रहा था वर्कर्स के लिए, राइट्स की बात करता था। निकाल दिया उनको जॉब से, इलीगली निकाला उसको। वो कोर्ट में गया, जो लोअर कोर्ट होती है NIRC, गया, वहाँ से जीता, फिर वो ट्रिब्यूनल से जीता। मालिकान फिर लाहौर हाई कोर्ट चले गए और डिले पे डिले करते रहे। 9 साल से ये केस चल रहा था। और ये जो जस्टिस साहब हैं, मैं नाम लूँगा इनका, जस्टिस जो शुजा साहब जो हैं, इस पे उन्होंने अदम एतमाद किया था कि ये बंदा जो है ये डिले करता है और ये कंपनी के साथ मिला हुआ है, तो आप इसको जो है केस शिफ्ट कर दें। उसका केस ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के बाद दोबारा कुछ अरसे के बाद दोबारा इन्हीं के पास आके लग गया केस। जब केस लगा तो ये जो जिस दिन वो थी पेशी थी, तो जज साहब ये कहने लगे, जी आपका तो फाइल के अंदर तो वकालतनामा लगा हुआ है लेकिन कंप्यूटर पे नहीं है। उसने कहा मैं अभी कर देता हूँ ये। बोला नहीं, डेट डाल दी उसने अप्रैल की। तो इट वाज अ फ्रस्ट्रेशन कि आप 9 साल से लड़ रहे हो, घर बिक गया आपका, आपकी गाड़ी बिक गई, आपके सारे एसेट्स बिक गए, तो कितना लड़ेगा आखिर बंदा। अब ये वो जज हैं जिनके लिए ये कहा जा रहा था कि इनको चीफ जस्टिस बनाया जाए लाहौर का, और इनको ही जो है प्रमोट करने के लिए, मतलब वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए समरी थी। और इनके खिलाफ बहुत सारी इनके खिलाफ लोगों के सवालात भी हैं। जब इनको चीफ जस्टिस लाहौर का बनाया जा रहा था तो इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस थे। और वो जो जहाँ पे करते हैं, ये क्या इसको कहते हैं, जो जजेस का जो है कमीशन जो है, कमीशन सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर ये बाकायदा रखा गया था कि इसके ऊपर ये इसलिए इसको नहीं बनाया जाए, जस्टिस नीलम को जो है वो किया जाए। तो इनको सुपरसीड करके उनको बनाया गया। इस तरह इनको दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते थे, उसमें भी अख्तर हुसैन और बाकी लोगों ने उसकी मुखालफत की, जिसकी वजह से ये नहीं जा सके। तो आप ये देखिए कि इनकी सारी पार्टियां इनकी सपोर्ट कर रही थी। तो ये पार्टियां कितनी ताकतवर हैं और किन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, क्या बनेगा उनके खिलाफ। तो जज ने इंक्वायरी ये की कि जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कोर्ट के अंदर जो है ये आइंदा ये किया जाए। उन्होंने एक्शन लिया और कहा कि ये पेट्रोल कैसे आया है अंदर। वो ये नहीं कह रहे कि इस बंदे ने खुदकशी क्यों की है, खुदसोजी क्यों की है। वो ये कह रहे हैं कि ये पेट्रोल जो है ये अंदर कैसे आ गया, सिक्योरिटी को सख्त किया जाए। और देखिए कोई उस पर नहीं है, इसलिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ हैं। फिर नेस्ले के खिलाफ कौन बोलेगा, जाहिर सी बात है, कौन बोलेगा। मतलब आपने पूरा पाकिस्तान का डेयरी के निज़ाम को तबाह कर दिया। आपने पूरा जो है ज़मीन का पानी खींच के आपने उसको आलूदा किया, ज़मीन ख़राब की है और पैसा खींच के बाहर लेके जा रहे हैं। तो इसमें आपने जो एंड शाउट आउट टू ज़रा हटके, ऐसे इश्यूज़ पे जो कोई नहीं बात करता, ज़रा हटके ही करते हैं। उन्होंने अभी बड़ी ब्रेवली एक और टॉपिक को छेड़ा है जिस पर मैं भी डर रहा हूँ बात करने पे, तो फुल क्रेडिट टू ज़रार वसतुल्ला साहब एंड शाज़ेब जलानी। आपने एक बात की, मैं तो शौक में चला गया कि लेबर लॉ पाकिस्तान में ये है कि अनफेयर डिसमिसल का आप केस करें, किसी कंपनी ने आपको गलत हटाया है और आपको कहीं और नौकरी मिल जाए तो वो कोर्ट डिसमिस हो जाते हैं कि अब इसका क्या फ़ायदा, आपकी कहीं और नौकरी है। ऐसा है बिल्कुल। वो ये तो सेंस, मतलब वो ये कहते हैं कि जी ये एक आदमी जो है अपनी जॉब के लिए है, वो कह रहा है मेरी जॉब ख़त्म हो गई है, तो अगर कहीं जॉब कर रहा है तो फिर तो उसका ख़त्म हो गया ये। तो अगर आपको कहीं और नौकरी मिल गई है तो मतलब किसी ने आपको अनफेयर डिसमिसल किया ही नहीं, दूसरी कंपनी की कोई गिल्ट है ही नहीं उसमें। वही कहते फिर आप जो है आप कंपनसेशन का कर सकते हैं, अपने ड्यूज़ का कर सकते हैं, जॉब तो आपका हो गया। डैमेजेस नहीं मिलते आपको। डैमेजेस तो होते हैं, डैमेजेज तो वो अलग केस है। वो डैमेजेस का अलग है। और लेबर कोड जो है हमारे वो 12 आपने क्या फिगर 15-16 लाख पर वन कोर्ट, वन मतलब एक कोर्ट है, 16 लाख लोगों के लिए एक कोर्ट इज अ वर्स्ट। तो क्या आपको लगता है कि लेबर जो लेजिस्लेशन है उसका मसला है, इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, कोर्ट्स का मसला है? मसले तो सारे ही हैं, सबसे बड़ा क्या है? लेबर लेजिस्लेशन तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं उसमें हमेशा प्रॉब्लम रहते हैं,
लेकिन मैं कहता हूँ कि जो लेबर लेजिस्लेशन है वो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक वन है, इसलिए कि ट्राईपार्टाइट है। उसमें मालिकान भी बैठते हैं, गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी बैठते हैं, मज़दूरों के नुमाइंदे भी बैठते हैं, उसके ऊपर पूरी मुशावरत होती है, कंसल्टेशन होती है, फिर लॉस बनते हैं और वो रेगुलरली रिफॉर्म्स होते हैं। तो ये तो इतना बड़ा है नहीं सवाल। जब भी सवाल आता है तो मज़दूर बहुत कुव्वत के साथ उस पर खड़े होते हैं, रोकते हैं। जैसे लेबर कोड ILO के थ्रू लाया जा रहा था, जिसको हमने रोका है। लेकिन मसला इसकी इम्प्लीमेंटेशन का है कि इम्प्लीमेंटेशन की अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट और मालिकान तकरीबन मिले हुए हैं। पैसा है, एक के पास पैसा है और वो उसका बहुत बड़ा असर है। वो कहता है जी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हमको तंग करते हैं। तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा इशू। अगर आप एक बात बताइए, अगर हमारे बड़े लोग जो हैं उनकी अगर शुगर मिल्स होंगी, चाहे वो नवाज शरीफ है, जरदारी साहब हैं या कोई भी हैं, कोई लेबर डायरेक्टर या कोई लेबर इंस्पेक्टर जा सकता है वहाँ पर? कभी जा ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता उस तरफ, पड़ जलते हैं वहाँ पर। कैसे फिक्स करें फिर? मूवमेंट है, लेबर मूवमेंट की ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर। और मैं ये कह रहा हूँ, ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, वही बात वही है। लोगों को अगर एक प्रॉपर चैनल है, एक प्रोसेस है और आपने वो किताब में लिख दिया हुआ है, वो अगर नहीं देंगे तो लोग क्या करेंगे? फिर लोग दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे। वो रास्ते फिर मुख्तलिफ शक्लें हैं उसकी, और वो शक्लें उभर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। क्या ये सच है कि 90% से ज़्यादा फैक्ट्रीज में ट्रेड यूनियन है ही नहीं पाकिस्तान में? जो प्राइवेट सेक्टर है ना, प्राइवेट सेक्टर में 99% में यूनियन नाम नहीं है। यूनियन इज़ अ टेररिज्म, उनके नज़दीक दहशतगर्दी। वो कहते हैं मेरी जगह है, मेरी फैक्ट्री है, ये कौन होते हैं इसके अंदर आके ये बनाए। मालिकान ने क्या किया हुआ है, जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है उन्होंने खुद यूनियनें बना के रखी हुई हैं, कागज़ में दिखा देते यूनियन है, वर्कर्स को पता ही नहीं है। ये जो डेली वेज लेबरर वाला मसला है, इसको बैन नहीं किया जा सकता? क्योंकि फिर तो आप कोई राइट्स नहीं दे रहे हैं। बैन है ना, देखिए 3 महीने से ज़्यादा, 3 महीने आपको प्रोहिबिशनरी पीरियड है, 3 महीने काम के बाद आपने उसको परमानेंट करना है। ये लॉ है कि परमानेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्क के लिए आपको परमानेंट वर्कर रखना है, आप कॉन्ट्रैक्ट पे किसी तरीके से नहीं रख सकते। यहाँ पे पूरी मीडिया के अंदर देख लें, तमाम प्राइवेट जगहों पे देख लें, आप सिक्योरिटी गार्ड, तमाम थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है जिसको ठेकेदारी कहते हैं, और ये इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल किया है, लॉ में इलीगल है, इसकी कोई जो है इसकी प्रोविज़न नहीं है, लेकिन प्रिवेल कर रहा है। और इसको रोकना लेबर डिपार्टमेंट का काम है। और यूजलेस है लेबर डिपार्टमेंट जो एक आदमी मतलब ऊपर से नीचे तक करोड़ों अरबों रुपया आता है, व्हाई दे केयर अबाउट द पीपल। ये तो ऑर्गेनाइज फोर्सेस जो हैं चीज़ों को रोक सकते हैं, और हम अब इसी यूज़ पे काम करते हैं कि लेबर मूवमेंट बनाई जाए, बस्तियों में जाके काम किया जाए, जैसे पहले 69 में लोग करते थे। इलाकों में काम किया जाए, लोगों को मुनज़्ज़म किया जाए, लोगों को पोलिटिसाइज किया जाए, और उनके सिविक इश्यूज़ हैं उनको भी उठाया जाए, और साथ में ये लेबर इश्यूज़ को उठाया जाए। ये नहीं सुनता। देखें, बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट, लेबर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने इदारे हैं, पुलिस है, यहाँ पे रेंजर्स बैठी हुई है, ये कभी वर्कर्स की तरफ से नहीं आते, नेवर एवर। इसमें जो न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट सिस्टम है, आपने भी उसकी बहुत तनकीद की है, उसका आपको रिएक्शन ये मिलेगा कि भाई आर्बिट्राज ही पाकिस्तान के पास जो रह गया है वो चीप लेबर है, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास कोई ऐसा कुछ नहीं है जो हम बना रहे हैं जो दुनिया को दे सकें। तो हम सिर्फ कम्पीट कर सकते हैं कि यार सबसे सस्ता हम बना कर दे देंगे। तो अगर आपके ट्रेड यूनियंस होंगे, अगर आपके लेबर्स होंगे, तो वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। अमेरिका में ये आर्ग्यूमेंट्स होती हैं कि ऑटोमेशन की तरफ चला जाएगा तो फिर और नौकरियां नहीं होंगी, तो फिर फ़ायदा या आवाम के लिए जो चीज़ें वो बढ़ जाएंगी। ये नैरेटिव ही गलत है बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान में बहुत कुछ है, मतलब टेक्सटाइल गारमेंट जो है, पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जो कॉटन पैदा करता है, बट इस दफ़ा कम हुआ। प्राइस पे ही लड़ रहे हैं ना। नहीं, मसला ये है कि ये लड़ाई तो फिर वर्कर से लड़ाई नहीं है ना, ये तो इंटरनेशनल जो फैशन ब्रांड्स हैं उनके साथ है। सबसे जो ख़तरनाक हैं, जो क्रिमिनल हैं, वो तो इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स हैं, और उस क्राइम में इन पार्टनर जो पाकिस्तान के सप्लायर हैं। तो हम तो इस लिहाज से जो वर्कर्स हैं उनके साथी बनते हैं कि आप, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक
टी शर्ट जो है, एक पैंट जो है, वो अगर यूरोप में जाके बिकती है, 10 पैंटें अगर बिकती हैं तो एक वर्कर को यहाँ पर जो है वो 3 यूरो मिलते हैं। एक पैंट अगर 70 यूरो की है और वो 10 बनती हैं एक दिन में, और एक वर्कर बनाता है, उसकी जो वेज है वो 3 यूरो है। ठीक, दिन की बस 700 की अगर प्रोडक्ट बनाता है तो उसको मिलते हैं 3 यूरो। अगर वो 4 यूरो कर दो, जो बंदा 70 यूरो की शर्ट वो पैंट खरीद सकता है, वो 71 की भी खरीद सकता है, 72 की भी खरीद सकता है। और ये कहा जाए कि भाई ये 2 यूरो जो हैं ये डायरेक्टली वर्कर को जाएंगे, कैन बी हैपन, ये हो सकता है। लेकिन ये कि आप मशीन एडवांस लेके आएंगे, आप बिल्डिंग एडवांस बनाएंगे, आप सारी चीज़ें, मतलब पाकिस्तान की सारी फैक्ट्रियाँ वैसी हैं जिस तरह यूरोप और अमेरिका की फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हैं, मशीनरी है, सब कुछ है। लेकिन नहीं है तो वर्कर को वो आपने राइट नहीं देना। आप मिनिमम वेज लिखते हो 37,000 जो है अनस्किल्ड वर्कर का है। टेक्सटाइल गारमेंट के अंदर 95% वर्कर स्किल्ड और हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं, आप उनको मिनिमम वेज भी नहीं देते। 95% वर्कर मिनिमम वेज नहीं लेता। 8 घंटे काम है, आप 12 घंटे 14 घंटे लोगों से काम लेते हैं। हर वर्कर को सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर करना मस्ट है, आप सबको पेंशन के इदारों से रजिस्टर्ड करना मस्ट है, आप नहीं करते। बोनस देना मस्ट है, आपका जितना प्रॉफिट होता है साल का उसका 5% वर्कर्स के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, वर्कर्स और इवन मैनेजमेंट के दरमियान। ये राइट है वर्कर्स का, इज़ नॉट अ प्रिविलेज। आप नहीं देते, ये कहीं आपका प्रॉफिट नहीं कम होगा। मैं ऐसी फैक्ट्रियाँ आपको बता सकता हूँ पाकिस्तान के अंदर जिनके वर्टिकल यूनिट्स हैं, वो वर्कर्स को ये सब कुछ दे रहे हैं, तब भी बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। मैं नाम लेता हूँ, कोहिनूर टेक्सटाइल का वहाँ पे है, इस पिंडी में है, वहाँ यूनियन भी है पिछले 40 साल से। तमाम वर्कर्स को घर दिए हुए हैं, तमाम वर्कर्स के लिए स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अंदर आरओ प्लांट है, पानी है, अपनी बिजली है, अपनी मार्केट्स हैं। ये पाकिस्तान में है और वो बिजनेस भी फ्लोरिश कर रहा है। कंपाउंड बनाया हुआ है ना उन्होंने, पूरा कंपाउंड है जी, वो वर्कर्स के लिए कंपाउंड है। जी, जी। तो इसका मतलब ये है कि ये फेक बात है, ये झूठ बात है, ये इनका माइंड सेट है। वो माइंड सेट ये है कि ये कहते हैं सर्वेंट और मास्टर का रिलेशनशिप है। ये कहते हैं हायर एंड फायर हो, ये वर्कर हैं, ये बात करते हैं। मतलब अभी एक बच्ची का केस चल रहा है मौतसिफ के अंदर, वो मतलब सेक्सुअल हरेसमेंट का है, और वो हम पे इल्ज़ाम ये है कि जी ये तो इंटरनेशनली इसको ले गए और बिज़नेस तबाह हो जाएगा, ये पेट्रियट नहीं है, हुब्बुल वतनी नहीं है, ब्लैकमेलर्स हैं। तो जब ये बात करते हैं तो ये सवाल आता है, भाई आपने जो ये तय किया हुआ है, हम कहते हैं कि ब्रांड्स को कंपेल करें। हम ये कहते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में फॉर्मेलिटी है, इसलिए वहाँ की सारी मजदूर तहरीकें हम एक होने की कोशिश करते हैं कि ये कहीं पे भी कैपिटल जाए तो उसको एक जैसा सवाल दरपेश हो। ये नहीं है कि यहाँ सस्ती है तो यहाँ आ जाए, यहाँ से अगर थोड़ा लोग लड़े हैं तो बांग्लादेश चला जाए। नहीं, बांग्लादेश में लोग लड़ रहे हैं, हम भी यहाँ पे लड़ रहे हैं, इंडिया में लड़ रहे हैं, सबका एक ही सवाल है। लेबर, मैं ये समझता हूँ कि जितनी लेबर मुस्तहकम होगी, जितनी लेबर एमेंसिपेटेड होगी और काम होगी, क्वाइट होगी, सोशली उनको चीज़ें ठीक होंगी, वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देंगे। और उसकी मिसाल मैंने आपको एक दी, वो फैक्ट्रियाँ हैं जिसके अंदर लोगों को ये सारे राइट्स हैं, वहाँ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है और स्टेडली जो है उसका इंक्रीज़ भी होता है। तो ये लोग ये क्रिमिनली ये कर रहे हैं। और एक वक्त आ रहा है, मैं आपको बताऊं, दुनिया में पाकिस्तान जो है स्ट्रेटजिकली इसकी कोई अब उस तरह रियासत की हैसियत और नहीं रही, तो इनके स्क्रू टाइट हो रहे हैं। और ये भी है, यूरोप के अंदर भी बड़ी लड़ाइयाँ हैं, जो वर्कर लड़ रहा है, तो वहाँ पे नए लॉज आ रहे हैं। और लॉज जो है वो इंटरनेशनल उसकी ऑब्लिगेशंस है, ड्यू डिलिजेंस के लॉ हैं, वो यूरोपियन यूनियन में भी पास हुआ है, जर्मनी में भी हुआ है। तो ये आपको ये रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जिस तरह चाइल्ड लेबर हमने कुछ नहीं किया, दुनिया भर ने डंडा दिया, तो हमारी कारपेट इंडस्ट्री भी इफेक्ट हुई इसी वजह से। एजुकेशन, आप अगर पब्लिक सेक्टर के, मतलब मैं जिस फैमिली से हूँ, अगर पब्लिक स्कूल नहीं होता तो मैं भी जॉब कर रहा होता। मैं बचपन में करता था। आपके वाले दूध की फैक्ट्री में नौकरी करते थे, दूध का काम करते थे। मैंने काम किया है, मैंने बेकरी में काम किया है। अगर ये पब्लिक स्कूल नहीं होता और पब्लिक हॉस्पिटल्स का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था। मैं आपको बताऊं, हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर का बेटा, उस प्राइम मिनिस्टर जो हमारे बने मोहम्मद खान जो के, इनकी मतलब ये सारे बच्चे उन्हीं गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे।
तो कहीं ना कहीं एहसास होता था यार। हमारे घरों में आते थे, जहाँ ना कुर्सी है, ना सोने की जगह है, ना बैठने की जगह है, ना ठीक से बाथरूम है, तो दे रिलेट करते थे। रोड से उतर के अगर वालिद साइकिल पे जा रहा है तो कोई बड़ी गाड़ी में भी है, वो भी उतर के सलाम करता था, इसलिए कि वो स्कूलिंग थी एक। सब फुटबॉल साथ खेलते थे, क्रिकेट साथ खेलते थे, एक साथ घूमते थे। ठीक, पब्लिक स्कूल्स जो हैं वो आपने उस सिस्टम को बिल्कुल तबाह कर दिया है, आपने हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया है। तो वो चाइल्ड लेबर की रीजनिंग ये है कि जब आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं देंगे तो मजबूरन लोग उस तरफ जाएंगे। तो ये किसने किया है? ये मेरे एक उस्ताद थे असद फ़ारूक साहब, वो बड़े अच्छी उन्होंने एक दफ़ा मिसाल दी कि हम एजेंसी नहीं एट्रीब्यूट करते, हम जिस तरह कहते हैं पब्लिक एजुकेशन तबाह है, हम ये नहीं कहते तबाह किया है, ताकि फिर ये सवाल पूछा जाए कि किसने किया और क्यों किया। तो किसने किया और क्यों देखिए किया? ये जो ये इंटरनेशनल जो है अभी सारा एक गेट्स का एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, और WTO के मुआहदे हैं, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये बिजनेस से निकल जाए। वो सर्विसेज को भी बिजनेस समझते हैं। हेल्थ वो कहते हैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो जो है वो जो है कहता है कि जी एक पेशेंट आएगा तो मैं 500 रुपये लूँगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो कहता है मैं मुफ्त में दूंगा। तो ये तो मार्केट के असूलों के ख़िलाफ़ है। लिहाजा स्टेट विड्रॉ करे सर्विसेज से। स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है, वो फ़ीस लेता है एक मुफ्त में, तो लोग मुफ्त में जाएंगे, प्राइवेट में क्यों जाएंगे? ख़त्म करो ये। तो वो कहते हैं कि ये सर्विसेज है, स्टेट को इसमें से विड्रॉ करना चाहिए। आपको कहते हैं ना अक्सर यार रियासत का क्या काम है, तिजारत, ये बात समझ में आती है। स्टेट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ बिजनेस। अब ये बात तो ज़ाहिरन तो बहुत ज़बरदस्त लगती है, लेकिन लोगों को ये बात डायरेक्टली कह नहीं सकते कि भाई इसका मतलब ये है कि आपको मुफ्त जो है तालीम नहीं मिलेगी, अब जो आप पानी मुफ्त नहीं मिलेगा, अब आपको ये चीज़ मुफ्त नहीं मिलेगी, इस चीज़ पे सब्सिडी नहीं मिलेगी, ये नहीं कहेंगे। ये एक रैप करके जहर को उसमें दे रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉल है एजुकेशन से, इसलिए तबाही का ये है कि आपने कहा कि जी स्कूल नहीं बनाएंगे, टीचर्स ऐसे चले जाएंगे। पहले टीचर्स के लिए लोग जो आते थे वो विलिंगली आते थे, उनको चाहे जितने भी पैसे वाले होते थे उनको होता था मुझे टीचर बनना है, वो टीचर आते थे, प्रोफेशनली साउंड होते थे। अब ये सारा आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसके अंदर ख़त्म कर दिया। और आप देखिए सबसे पहले उन्होंने प्राइमरी सिस्टम को ख़राब किया है, स्कूलिंग को। वो प्राइवेट है, गली गली के अंदर। मुझे आप बताओ गवर्नमेंट का जो प्राइमरी स्कूल है वो ज़्यादा बेहतर था, ये गली गली में जो घरों के अंदर स्कूल खुले हुए हैं, जिसके अंदर जो है जो 700 800 1000 एक वक्त ये था, अभी 8-10 हज़ार 8,000 10,000 पे बच्चियाँ या बच्चे आके वहाँ पे स्कूल पे पढ़ाते हैं। वो क्या एजुकेशन देते होंगे? प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन तो देखें फिर आप कह रहे हैं 70s में सांगड़ में भी पब्लिक एजुकेशन प्राइवेट एजुकेशन से बेहतर थी और लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते प्रेफर करते थे ओवर प्राइवेट हॉस्पिटल। मेरी आंखों के सामने है। हमें मतलब गंदा समझा जाता था जो लोगों के प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते थे, मतलब बदबू आती थी, बुरा लगता था, नहीं जाते थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, खूबसूरत थे, साफ़ सुथरे थे और डॉक्टर्स बैठते थे, दवाइयाँ मिलती थी। इन्होंने हाथ से इस पूरे सिस्टम को तबाह किया है, हाथ से तबाह। अभी भी ये कि सब अच्छी मशीनरी आप देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तबाह किया है। प्राइवेट लोग जॉब करते हैं, ख़त्म किया जाए, लोगों की सैलरीज अच्छी की जाए, स्ट्रक्चर अच्छा किया जाए, और प्रोक्योरमेंट और इंतज़ामिया को और जो है मेडिकल को अलग किया जाए, ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला नहीं है। हम अक्सर इस डिस्कशन को बना देते हैं कि नए हॉस्पिटल्स बनाओ, पर अगर आप कह रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करते थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है। बिल्कुल है, उसको और ज़्यादा देखिए, आबादी बढ़ती है उसके साथ आप चीज़ें बनाते हैं, ठीक है ना। कराची के अंदर सिविल था, जिना, लियाकत, सॉरी ये जो है जिना के साथ ही जो जिना नहीं, जिना हो गया और ये हो गया, और एक जो है वहाँ नाज़माबाद में है अब्बासी शहीद, ये 3 बड़े हॉस्पिटल थे। अब ये देखिए वो भुट्टो साहब के पीरियड में आखिरी हॉस्पिटल बना है। उसके बाद कितने पब्लिक सेक्टर के अंदर बड़े हॉस्पिटल बने, आप नहीं कह सकते। आबादी जो है 3.25 करोड़ 3 करोड़ के करीब पहुंच गई है। यही बाकी पूरे मुल्क का हाल है। तो नए हॉस्पिटल, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अभी भी क्या लगता है कि जी आप डेवलपमेंट के ऊपर कट लगा दो। IMF क्या कहता है? डेवलपमेंट पे कट लगा दो। IMF क्या कहता है? सब्सिडीज़ वापस ले लो।
IMF क्या कहता है कि जितने की चीज़ खरीद रहे हो उतने की भी। बात ये है कि जो आम लोग हैं वो सोसाइटी से ले क्या रहे हैं। स्टेट की जिम्मेदारी होती है बाज़ जगहों पर कि वो अपना रोल प्ले करती है, वो एक किस्म से चीज़ों को अकोमुलेट कहीं करती है, वो आगे जाके आपको पे बैक करती है। एजुकेशन है, हेल्थ सिस्टम है, इनका ठीक होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रेलवे के निज़ाम का, इसके अंदर सब्सिडीज़ का होना, लोगों को देना ट्रांसपोर्ट, ये आगे जाके चीज़ों को ठीक करता है। मतलब मैं अगर पढ़ाऊँ तो मैं एक रोल प्ले कर सकता हूँ। अगर मेरे पास एजुकेशन के लिए पैसे ही नहीं होंगे, मैं प्राइवेट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब कि स्टेट ने अपना एक बहुत बड़ी चीज़ों को, बहुत सारे लाखों लोगों को जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते थे, वो रोल उनका ख़त्म कर दिया। तो ये ठीक हो सकती हैं, अभी भी इम्कान मौजूद है। लेकिन अगर रियासत जो है ये अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करे, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट से एक वेलफेयर स्टेट की तरफ जाने की बात करे और यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स करे, तो ये इस मुल्क के अंदर बहुत तेज़ी से तरक्की हो सकती है और आगे बढ़ सकती है। इसमें 70 की दहाई की जहाँ हम तनकीद करते हैं, वहाँ अगर हम आपकी जर्नी भी थोड़ी देखें तो आपने कहा अगर पब्लिक एजुकेशन नहीं होती तो आप जैसे लोग जो हैं वो आज माशाल्लाह यू डूइंग वेल, आपके बच्चे दुनिया के आला इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये जो एक अपलिफ्टमेंट हुई उस टाइम, या एक फोकस हुआ टुवर्ड्स द पब्लिक, उससे पहले तो आम आदमी पासपोर्ट तक नहीं ले सकता था। पासपोर्ट नहीं था, तो बाहर ही जा सकता था। 3 लाख लोग बाहर गए उसी पासपोर्ट के नतीजे में। पंजाब में जो सेंट्रल पंजाब में जो अमी जमी आई है, जो बड़ी तब्दीली आई है, उसकी वजह ये है कि ये पेट्रो डॉलर आया भुट्टो साहब के पीरियड में। भुट्टो साहब पे बहुत सारी तनकीद मौजूद है और बहुत शदीद है, लेकिन ये कि बहुत पब्लिक सेक्टर के जो बढ़ाया उसने इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली पैदा की है, बहुत बड़ी तब्दीली पैदा, खुशी तौर पे एजुकेशन का जो उन्होंने किया पब्लिक सेक्टर का, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। एंड ऑन द फ्लिप साइड आप जो नेशनलाइजेशन की तनकीद करते हैं वो प्राइवेटाइजेशन के एंगल से नहीं करते, आप कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक नेशनलाइजेशन थी तो ब्यूरोक्रेट लगा देना काफ़ी नहीं है। वो देखिए, वो नेशनलाइजेशन जो है, आप एक प्रोसेस होना चाहिए था। बड़ी इंडस्ट्री की बैंक्स हैं, बैंक्स क्या थे, बैंक्स जो है वो अपर क्लास 200 कोई 300-400 200 ख़ानदानों के लिए वो पैसा मिंट करने, लोग पैसा जमा होता था और वो इस्तेमाल करते थे। आम लोगों के लिए जब नेशनलाइज हुए तो आम लोगों के लिए भी वो खुले। तो इस तरीके से ये जो प्राइवेटाइजेशन है, ये जो नेशनलाइजेशन की गई, मैं ये समझता हूँ पब्लिक बड़े इदारों की नेशनलाइजेशन ज़रूरी थी। ये जो नीचे छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ ये भी कर दी गई, इसके ऊपर सवाल था। दूसरा ये कि करने के बाद जो है जिनके इसके साथ कमिटमेंट नहीं थी, आपने सारा इदारे उनके हवाले कर दिए। आपने लैंड रिफॉर्म्स नहीं की। आप अगर जेन्युइनली लैंड रिफॉर्म्स करते तो ये चीज़ें जुड़ती। लैंड रिफॉर्म्स नहीं की तो लोगों की इंटरनली पाकिस्तान के अंदर देखिए अभी भी 60% से तकरीबन 60% लोग जो हैं अभी भी एग्रीकल्चर से इंगेज हैं, और उसका 90% जो है लैंडलेस या छोटी छोटी कतई अराजी उनके पास है। वो लोग हैं, उनके पास कुव्वत ख़रीद ही नहीं है, ना वो जूता ख़रीद सकते हैं, ना कपड़े ख़रीद सकते हैं, कुछ ना टूथपेस्ट ले सकते हैं। तो अगर उनके पास लैंड रिफॉर्म्स हो जाएं, ज़मीनें उनके पास आ जाएं, तो इंटरनली पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ सकती है, इंडस्ट्री बहुत बढ़ सकती है। तो ये जब नेशनलाइजेशन की थी उसके साथ अगर ये जेन्युइन लैंड रिफॉर्म्स होती तो ये इस मुल्क की बहुत बड़ी किस्मत तब्दील हो सकती थी। इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स हुई, आप ये देखें एक बड़ी क्लास जो है कुछ 40 करोड़ की मिडिल क्लास है, तो वो 40 करोड़ लोग जो हैं टूथपेस्ट भी ख़रीदते हैं, वो जूता भी ख़रीदते हैं। चाइना के अंदर आप देखें लैंड रिफॉर्म्स हो गई, ज़मीनों की तकसीम हो गई, चाइना आज देखो कहाँ खड़ा हुआ है। हम भी खड़े हो सकते थे। अभी भी आप ये देखिए देहात में तो वो तो ऐसे, जब वो इकबाल ने कहा था कब्र का उगला हुआ मुर्दा है आरी। आप खुदा ही जाके देखें, कराची से 50 किलोमीटर बाहर निकल के देखें, ज़िंदगी जो है 500 साल पीछे खड़ी हुई है, कच्चे मकान भी नहीं है। कराची की सरहदें कैफ़े इमरान तक है, कैफ़े इमरान से आगे नहीं जा सकते कराची। मसला ये है कि आप कैसे मुल्क का अपलिफ्ट कर सकते हैं। आप लैंड रिफॉर्म्स के बगैर आप जा नहीं सकते। आप ये कह रहे हैं ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पे आप कॉर्पोरेट वो बना रहे हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग, आप दें हारियों को ज़मीनें, उस पर कॉर्पोरेटिव बनाएं, आप उसके अंदर वो करें, इंडस्ट्रियलाइज करें उसको,
और लोगों को सारे कोऑपरेटिव दुनिया में काम करते हैं। चाइना आपका बहुत दोस्त है, आप चाइना से सीखें उन्होंने किस तरीके से अपलिफ्ट किया। चाइना पे और बहुत तनकीद मौजूद है, पाकिस्तान में जिस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर सीपैक और उसके ऊपर उसके पे जान निसार है, पर वहाँ जो है जो निज़ाम उस तरफ ना जाइए। तो वो जो लोगों को है वहाँ का आपका सोशल बेनिफिट का सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम है, वो जिस तरीके से रियासत इंटरवीन करती है तो अच्छी चीज़ों को सीखना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर देखिए इम्कानात बहुत मौजूद हैं, लेकिन ये कि बदकिस्मती ये है कि यहाँ की इलीट क्लास, जैसे मैंने पहले कहा, इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ इलीट क्लास। ये बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल है और इजी मनी के पीछे है, और उसका नतीजा ये है कि ये पूरा खित्ता जो है, ये मुल्क जो है, ये इसको तबाही के दलदल के अंदर ये पहुंचाती जा रही है और सबका इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। जब खड़ा होना होता है ये खड़े नहीं होते। इसमें सर लोगों ने भी सवाल भेजे थे, आपने बहुत एक अच्छी लाइन भी मुझे दी है, आइंदा कभी किसी खातून ने मुझ पर शिकायत की तो मैं कहूँगा कि इंसान अपनी कमीनगी का खुद जिम्मेदार नहीं है। ये टॉल्स्टॉय ने कहा। अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इवन ट्रेड यूनियंस इन पाकिस्तान आर इन्फ्लुएंस्ड बाय करप्शन और पॉलिटिकल इंटरेस्ट। हाउ डज द NTUF इंश्योर दैट इट रिमेन्स इंडिपेंडेंट एंड एक्चुअली बेनिफिट्स वर्कर रादर देन बिकमिंग अनदर ब्यूरोक्रेसी? देखिए ये भी नैरेटिव जो है ना इंडस्ट्रियलिस्टों का, मालिकान का फैलाया हुआ और लोगों ने बाय कर लिया है। जैसे मैंने टॉल्स्टॉय की बात की, यहाँ पे भी यही बात आती है कि लोग ये सवाल रखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 1% भी ट्रेड यूनियन नहीं है। आप टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर और जितने प्राइवेट सेक्टर के अंदर चले जाएं, 99% फैक्ट्रियों में यूनियन है ही नहीं, तो वो क्या करप्शन करेंगे। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर हाँ कहा जा सकता है कि ये फिनोमेना आ जाता है, इसलिए कि उसके अंदर बहुत पैसा होता है। और यही जो है ना पॉलिटिकल ओरिएंटेशन जो है, जैसे मैं लेफ़्ट की मूवमेंट्स कहता हूँ, ये चीज़ों को ठीक करती है। लोगों को पॉलिटिकल जो नैरेटिव है लोगों का उसके अंदर में खड़ा करती है। हमारी ये कोशिश होती है, हम तो ये इस बात पे लड़ रहे होते हैं, इसलिए कि आप अगर बेईमानी करेंगे तो ट्रेड यूनियन में बददियांती और बेईमानी छुप नहीं सकती, क्योंकि आप वर्कर्स की कॉस्ट पे करेंगे और वर्कर आपको इतना जलील कर देता है कि आप दोबारा उस फील्ड के अंदर जा नहीं सकते। If a labor union legally strikes in Pakistan but the government deems it a threat to public order, does the right to strike still exist in practice? Yes. गवर्नमेंट तो यही चाहेगी ना कि वो स्ट्राइक जो है, देखिए ये 69 के उसमें जो थी ये बहुत ओपनली था, राइट था। अब स्ट्राइक के अंदर से वो सारा जो जिसको डंग जो कहते हैं ना, जहर निकाल दिया उसमें से। वो ये है कि आपको पहले स्ट्राइक नोटिस देना होगा, स्ट्राइक नोटिस के बाद जो है रिकन्सिलिएशन होगी, वो लेबर डिपार्टमेंट में जाएगा, गवर्नमेंट का मालिकान का नुमाइंदा भी बैठेगा, वर्कर का नुमाइंदा भी बैठेगा, वो फिर उसके अंदर नेगोशिएशन होगी, नेगोशिएशन नाकाम हो जाएंगी, फिर वो फेलियर सर्टिफिकेट देगा। फेलियर सर्टिफिकेट के बाद जो है आप स्ट्राइक की तरफ जाएंगे। इट विल टेक अ टाइम। तो वो लॉ में तो अभी जो स्ट्राइक का राइट है वो बिल्कुल ही जो है वो इतना उन्होंने कर दिया, डाइल्यूट कर दिया है कि वो रहा ही नहीं है इसमें हम प्रैक्टिकली। अब ये है कि जब मसला ये है कि जब मैंने पहले ये कहा, जब आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल है, जो राइट्स हैं जो लिखे हुए हैं वो नहीं देते, तो फिर लोग एब्रप्टली अपने तौर पे काम बंद करके खड़े हो जाते हैं। वहाँ ना ट्रेड यूनियन है, कुछ भी नहीं है। लोगों को जब तंग करते हैं तो लोग रोड ब्लॉक कर देते हैं या फैक्ट्री में काम बंद कर देते हैं, गेट बंद कर देते हैं, वो करते हैं। फिर इसमें 69-70 में लेबर यूनियन, लेबर मूवमेंट्स, अगर हम कहें PPP केम एट द बैक ऑफ दैट, तो इस पर PPP की अगर तारीफ़ें हो गई हैं तो उनकी तनकीद भी बनती है कि 70 की दिहाई में ज़िया रहमान ने बहुत अच्छा टॉन में आर्टिकल भी लिखा, लेबर यूनियंस वो कराची में हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पुलिस भेज के कर्ब डाउन किया पूरी लेबर यूनियंस को। मैं ये समझता हूँ कि भुट्टो साहब 69 की मूवमेंट के नतीजे में आए। अयूब खान के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट थी वो सब लेफ़्ट प्रोग्रेसिव और रेडिकल लोगों ने और उनकी ट्रेड यूनियन और स्टूडेंट्स ने चलाई थी, और बहुत रेडिकल स्लोगन्स के साथ आए थे। वो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में सोशलिस्ट वो था, एशिया सुर्ख है और ये सारा हर जगह पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का था। तो भुट्टो साहब आके, भुट्टो ने उसको टेम किया, फिर उसको रेगुलराइज़ किया, और उसके अंदर से जो उसका गुस्सा था या उसकी जो ताकत थी जो उनकी, वो सारी ख़त्म की, और उसका विद टाइम उसका नुकसान ही हुआ और मज़दूरों को मारा गया। और वहाँ से भुट्टो साहब के 77 में जो भुट्टो साहब के साथ शहरों में मूवमेंट तो शहरों की थी, और भुट्टो के साथ शहरों में मज़दूर था। आपने भुट्टो साहब ने पिछले सारे पीरियड उसमें मज़दूरों को अनॉइड किया और उनके राइट्स को सल्ब किया और उसको बहुत तरीके चैनलाइज करने की कोशिश की।
तो उसका नतीजा ये हुआ कि जब उनके खिलाफ मूवमेंट चली तो फिर उसकी सपोर्ट शहरों में नहीं थी। मैंने उस पर एक किताब मैंने उस रिसर्च पेपर लिखा है, वो 77 तक की है, उसमें मैंने पूरी डिटेल में इस पर डिस्कस पब्लिश किया। तो भेजे सर मुझे, मैं पढ़ना मैं चाहूँगा। भेज दूंगा आपको। आखिरी सवाल ये है कि क्यों कोई लेबर और उनके बेसिक राइट्स की बात नहीं करता, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई रिलीजियस पार्टी। इसमें ये भी सच है कि यूसुफ नज़र साहब इधर आए हुए थे, उन्होंने बोला कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन आए थे? यूसुफ नज़र, अगर आप जानते हैं तो, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो लैंड रिफॉर्म्स करना चाहते थे बट शरीयत कोर्ट को इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि शरीयत के खिलाफ नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। लैंड रिफॉर्म्स मतलब लॉ में हमारे था, भुट्टो साहब ने किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो सिंधी में हम कहते हैं नाले मातर थी, मतलब कि मसनूईपन था, मतलब उसके अंदर कोई हकीकी नहीं था। ठीक, भुट्टो साहब जब चले गए तो फिर शरिया कोर्ट के अंदर ये केस गया, कजलबाश साहब उसके अंदर गए और जो है ये शामंत कुरैशी साहब इनके वो गए, ये सारे लोग उसके अंदर कोर्ट के अंदर गए और उन्होंने वहाँ से फैसला लिया कि लैंड रिफॉर्म जो है गैर इस्लामी बात है, और लैंड रिफॉर्म के गैर इस्लामी इस पे बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीनें वापस ली। उसमें जो है पीपल्स पार्टी के एक वक्त के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जो थे, जिनका नाम है प्रेसिडेंट जो लगारी साहब जो थे, असगर लगारी नहीं, आसिफ लगारी, क्या नाम था उनका? प्रेसिडेंट फारूक लगारी जी, साहब जी। ने भी वो ज़मीनें वापस ली। जी जी जी, मेरे जूनियर का नाम ले लिया मैंने। तो वो उन्होंने भी अपनी ज़मीनें वापस, तो ये ज़ियाउल हक साहब के पीरियड में हुआ कि लैंड रिफॉर्म्स को उन्होंने गैर इस्लामी करार दे दिया। उसके खिलाफ लोग कोर्ट में गए हुए, कोर्ट में केस अभी तक नहीं चल रहा। मंटो साहब, आबिद हसन मंटो साहब उस केस के उनको कर रहे हैं, लेजेंड आदमी है। क्यों कोई नहीं बात करता? कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई रिलीजियस पार्टी नहीं, ना कोई लेबर यूनियन। लेबर इतने आसानी से डिसीव हो जाते हैं, तो क्यों कोई बात नहीं करता लेबर की पाकिस्तान में? ये कोई एक इसलिए कि देखिए इट्स हॉट इशू, ये हमेशा ही ऐसा रहा है, ये हॉट इशू कभी भी रहा, इसलिए कि सोसाइटी का ये सबसे वल्नरेबल स्टार्टा से है, बहुत निचले हिस्से से है, इसकी आवाज़ कोई जूसी बात नहीं है, लोग इसको सुनना नहीं चाहते। इवन ये कि इसको ह्यूमन राइट्स भी नहीं समझा जाता, मतलब एक वर्कर को अगर मिनिमम वेज नहीं दिया जाता तो इसको इशू नहीं समझा जाता। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये है कि सारों का फाइनेंस जो है अपर क्लास से आता है, तमाम जो है एलीट क्लास से हैं, तमाम मजहबी पार्टियों के पैसा जो है ज़कात खैरात का या जो भी पैसा है वो इन्हीं के से आता है, तो वो इनके खिलाफ क्यों खड़े होंगे? वो बात नहीं करेंगे। मैं ओपनली कहना, तबलीगी जमात है, आप जो है सुन्नी तहरीक है, या जो ये दूसरे लोग हैं जो ये मदीना मस्जिद वाले जो हैं, ये सारे इनके जो चैनल चलते हैं या इनके जो प्रोग्राम, इनमें कभी आप ये देखा हो कि मज़दूरों की बात करते हैं? कभी नहीं करते। ये अभी मैं नाम लूँगा तो आप बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे कि ये जो कर देना ये नाराज़ होते हैं। अभी जे डॉट है, जुनैद जमशेद है, और ये मौलवी तारिक जमील है, इनकी अपनी फैक्ट्रियों में देखें, मिनिमम वेज नहीं देते, सोशल सिक्योरिटी नहीं देते, पेंशन नहीं देते, यूनियन नहीं बनाने देते। मौलाना तारिक जमील जो ये 6-7 हज़ार के नाड़े बेच रहे थे, ये अपनी फैक्ट्री में मतलब ये मिनिमम वेज नहीं देते, सोशल सिक्योरिटी नहीं देते, पेंशन नहीं देते। 5% जो है लोगों को जो है उनका ग्रॉस उस पे वो नहीं देते, तो लोगों को तबलीग करते हैं। वो बुल्ले शाह का शेर है क्या, मुल्ला ते मशलची दोनों इको चित, लोका कर दे चानना आप ही नेरे विच, मतलब लोगों को आप रोशनी दिखाते हो, खुद जो आप अंधेरे में हो। तो ये एलीट सारे नवाज शरीफ की फैक्ट्रियों में, जरदारी साहब की फैक्ट्री में, ये जो अभी इनके साथ हैं, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, मुफ्ता इस्माइल की खाकान मुफ्ता इस्माइल की अपनी फैक्ट्री में आप जाके देखें, कैंडी की फैक्ट्री में मिनिमम वेज नहीं देते, 25,000 रुपया दे रहे हैं वर्कर्स को, सोशल सिक्योरिटी नहीं देते, पेंशन नहीं देते। यू कॉल द नेम, ये एलीट क्लास करप्ट तरीन है। ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, लेकिन इनके घरों पे इनके अपने अमल देखें कि प्रोडक्टिविटी में ये क्या करते हैं। स्माइल इंडस्ट्रीज मिनिमम वेज नहीं देती, मिनिमम वेज, इतनी बड़ी कंपनी है। ये फ्रॉड है। मैं आपको बात बताऊं, एक चेहरे पे पता नहीं कितने चेहरे सजाए हुए हैं। तो ये क्यों बात करेंगे आपकी? क्योंकि ये बात करेंगे, इनको अपना चेहरा नजर आएगा। गिल्टी कॉन्शियस प्रिक द माइंड, मतलब आप ये बात कर रहे हो, इनको लगता है ये मेरे बारे में बात कर रहा है। आप कहोगे मिनिमम वेज नहीं दिया जाता, सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाती, पेंशन नहीं है, औरतों और मर्दों की तनख्वाह बराबर नहीं है, आपका ग्रेजुएटी नहीं देते, आप ये नहीं देते, तो उनको लगेगा हमारे खिलाफ बात हो रही है। तो इसलिए ये एलीट क्लास का, चाहे वो कोई भी हो, इस मसले पे सबका इजमा है।
कि उन्होंने वर्कर्स की बात नहीं करनी, वर्कर्स की बात उनके एजेंडे पे नहीं है। और क्या आपको लगता है जब बात की भी जाती है तो वो झूठ और ढोंग होता है? वो कोविड थोड़ा के सा दौरान हमने देखा हाँ, कि हमें बोला गया कि भाई लॉकडाउन नहीं हो सकता, देखें बेचारे हमारे जो मज़दूर हैं, जबकि फिर जो पॉलिसी आई, जो टर्फ दिया गया, जो 3-4 बिलियन डॉलर्स दिए गए, वो मालिकान को दिए गए। और बिल्कुल फिर हमने देखा कि फर्टिलाइज़र फैक्ट्री हो, टेक्सटाइल फैक्ट्री हो, उन्होंने मास फायरिंग की, लोगों को निकाला निकाल गया, दिए, तो अवाम के साथ गवर्नमेंट नहीं खड़ी हुई। कहीं नहीं खड़े हुए। 3-4 बिलियन डॉलर्स मालिकान को दिया हाँ, और लेबर को फिर भी फायर किया गया। कि इन्होंने कहा था कि भाई उस वक्त 3% पे लिया था स्टेट बैंक ने इनको दिया, और इनको कहा था कि सिर्फ अपनी लिस्टें दे दो वर्कर्स की, आपके एम्प्लॉई का। उस वक्त तो दिखाया हमारे इतने एम्प्लॉई हैं और उनको 3 महीने की तनख्वाह देंगे। सिंध में लॉ भी आ गया था कि आप निकालेंगे नहीं, किसी को नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। अगेन उधर भी मूवमेंट्स हुई, प्रोटेस्ट हुई, किसी ने कवर भी नहीं किया। नहीं किया। इतनी मूवमेंट थी, रोड मतलब लोग निकले हुए थे। अभी भी आप देखें कि आप चले जाएं कोरंगी, अभी ईद का सीज़न है ना, यहाँ बोनस देना है, वर्कर्स को निकाल देते हैं ताकि बोनस नहीं देना पड़े, फिर ईद के बाद बुला लेंगे। रोज़ लोग लड़ रहे हैं, रोज़ लोग की लड़ाई हो रही है। क्या करें? क्या आपको लगता है कि यार ये 2-3 चीज़ें तो कल कर लेनी चाहिए गवर्नमेंट को कि चीज़ें बेहतर हों? देखें, मिनिमम वेज इन्फोर्स करें। कम इन्फोर्स और चेक से जानी चाहिए, मतलब मेरे अकाउंट में जानी चाहिए, वर्कर के अकाउंट में जानी चाहिए। ये जो इन्होंने तरीका का, इस तरीके से नहीं कि एक वो दे दिया हुआ है, कार्ड दे दिया हुआ है, आप सिर्फ अपनी तनख्वाह निकाल सकते हैं, आपको नहीं पता ये कहाँ से आ रही है। असल वजह यह है कि ये वर्कर्स के साथ अपना रिलेशनशिप साबित नहीं होने देना चाहते, क्योंकि रिलेशनशिप जब साबित हो जाएगा तो आपको ग्रेजुएटी भी देनी पड़ेगी, पेंशन भी देनी पड़ेगी, सोशल सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, वर्कर यूनियन भी बनाएगा। अगर कोई आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट के अंदर केस भी कर सकता है। आपको फेसलेस रखना चाहते हैं। पाकिस्तान की 9 करोड़ की जो वर्क फोर्स है उसका 95% फेसलेस है। उनके पास 95% फेसलेस है। दे डोंट हैव द अपॉइंटमेंट लेटर्स, दे डोंट हैव द रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो और इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर कोई 11-11.5 करोड़ जो है वोटर्स हैं, उसमें 9 करोड़ वर्कफोर्स है जो फेसलेस है। तो आपको जो बनाते हैं यहाँ का डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है सारा, उसके अंदर 70-80% जो है वर्कफोर्स है, लेकिन उन्हीं की बात नहीं है, उन्हीं की से नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब जो है पूरी इलीट ने कैप्चर किया हुआ है, और इलीट का पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर इदारा है उसके साथ एक होली अलाइंस है। वो अलाइंस जो है कभी एक के साथ होता है, कभी दूसरे के साथ होता है, और नीचे लोग जो हैं आम लोगों की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जो मिनिमम वेज की बात करते हो तो यार इदारे आ जाते हैं, वो कहते हैं जी आप मुल्क के ख़िलाफ़ काम करते हो। अब क्या आपको बताएं ये बात। मिनिमम वेज भी अब मुल्क के खिलाफ है। मिनिमम वेज है, सोशल सिक्योरिटी का किसी वर्कर को निकाल दिया। मतलब इस तरह एक आदमी जो 15-15, 20-20 साल काम करता है, एक दिन फाइन, एक दिन जाता है बाहर गेट पे खड़ा हो, चौकीदार कहता है तुम्हारा गेट स्टॉप है, उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है। वो रेमेडी ये है कि वो आग लगा ले अपने आप को। तो जब इस मुल्क के अंदर ये लाकानूनियत है, मैंने पहले भी कहा था कि जब लाकानूनियत बढ़ जाती है तो फिर मुज़ाहमत होती है, फिर लोग हमारी बात भी नहीं सुनेंगे। अभी तो हम बतर्ज़े जाऊँ, कल शायद मैं भरपूर बगावत कर बैठूँ, कल आप प्रेस क्लब पे। हाँ, नहीं, मैं एक शेर है उसका क्या है, वो जो तनवीर सपरा एक शायर हैं, वो भी मज़दूर था। कल शायद मैं भरपूर बगावत कर बैठूँ, आज जो बातें बतर्ज़ जमहूरी करता हूँ। मतलब एक जमहूरी अंदाज से आदमी बात करता है तो आप लोगों को सुनना नहीं चाहते, आप कहते हैं यार ये ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन हम लोगों की जो बात कर रहे होते हैं, लोगों आम मज़दूर की नब्ज़ पे हाथ है। अगर हमारी बात आप नहीं सुनोगे तो कल फिर जब आप हमें कहोगे यार आओ बात करते हैं, तो फिर हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। तो कल जो होना है, मैं कहता हूँ आज वो बात सुनी जाए। और मैं खुद से इंडस्ट्रियलिस्टों को कहता हूँ कि वो अपना माइंडसेट चेंज करें। वर्कर जो है वो फैक्ट्री का मुलाजिम है, आपका मुलाजिम नहीं है। तो ये मैनेजमेंट और वर्कर्स का है, वर्कर्स और एम्प्लॉयर का रिश्ता है। आप जब फैक्ट्री लगाते हो तो आप ये कमिटमेंट करते हो कि आप तमाम फैक्ट्री के जो लॉज हैं उसके साथ रिलेटेड है उनकी रिस्पेक्ट करोगे। और ये लॉज जितने बने हैं ये ट्राइपार्टाइट आपकी मर्ज़ी से बने हैं, तो आप उसकी वायलेशन करते हैं। जब वायलेशन करते हैं तो वर्कर फिर वायलेट जब करेगा तो वो गैर कानूनी नहीं होगा, क्योंकि गैर कानूनी काम आप करते हो तो आप मजबूर करते हो कि वो ये रास्ता इख्तियार करें। ये सब पे पूरा उतरता है कि आपके हाथ में, आप उस अमल को रोकते हो तो लोग निकल के आते हैं वो अपने।
आई थिंक हमने जहाँ से डिस्कशन शुरू किया था वो बलूचिस्तान हो या लेबर हो, जब तक जमहूरी अंदाज से बात हो रही है, अगर आप सुनोगे ही नहीं तो फिर उसके बाद जो होगा फिर आप ही उसके ज़िम्मेदार होगे। थैंक यू सर फॉर ऑल द वर्क दैट यू डू। अगर हम कुछ भी मदद कर सकते हैं, अगर कोई मसला है हमें पोस्ट करना हो मीडिया पर, एटलीस्ट हम अपने प्लेटफॉर्म से ये तो बहुत आपकी मुझे बातें आप शेयर कर यकीन सकते हैं। करें, खुदा ही कसम, मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे आज जितनी खुशी हुई है ना कि वो लोग मतलब हमारा इशू कभी टेकअप नहीं हुआ। मैंने उनको भी कहा, जैसे ज़रा हट के मैंने कहा, जब तक बंदा मर नहीं जाता हमें याद नहीं किया जाता। वहाँ आग लगी बल्दिया में, शिप ब्रेकिंग में आग लगी, तब हमें याद करते हैं। अब आग लगी, अब याद करते हैं, जिंदा लोगों को नहीं याद करते। ये है। सर सॉरी, माफ़ी मांग सकते हैं कि यार ये मीडिया जो है ये दे डोंट डू देयर रोल, बट अब आपके पास मेरा नंबर है, इफ़ एनीथिंग दैट वी कैन डू टू हेल्प वी आर ऑलवेज हियर। एंड जो सुनने वाले हैं वो भी प्लीज़, अगर आप खाना खाते हैं, चीज़ें पहनते हैं, तो जो बना रहा है उसके बारे में थोड़ा सा सोच लें। अगर लेबर नहीं होगा, हारी नहीं होगा, तो आप जितने भी अमीर अपने महल बना लें, उसमें जो सामान आएगा वो कहाँ से आएगा। तो अगर इंसानियत की बेसिस पे नहीं तो इकोनॉमिक बेसिस पर ही सोचें इन चीज़ों के बारे में। डोंट वेट फॉर पीपल टू डाई। सॉरी सर, सॉरी। नहीं सर, इट्स थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग। टेक केयर, खुदा हाफिज़।